हाँ, इसलिए मैं शुरू वहीं से कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अभी आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में टॉपिक दे रखा है सीपीएम और पर्ट। तो उसमें ये दो टॉपिक्स है एक्चुअली, बट है इंटरकनेक्टेड। सीपीएम का मतलब है क्रिटिकल पाथ मेथड। अब आपके सिलेबस में कंटेंट जैसा और जितना दिया है वो बिल्कुल ही आइडियल कंटेंट नहीं है, बिकॉज उनको समझ नहीं आया कि टॉपिक कैसे रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए। तो बहुत बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा रख दिया। और ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, कैलकुलेशन वाला, और है बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आप ये सिर्फ इतना थियरी थियरी लर्न करोगे ना, तो बोले यार समझ नहीं आया, बस याद कर लिया और लिख दिया, और उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें से कोई कंसेप्ट नहीं निकलेगा। तो अपने यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि एग्जैक्टली क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट टेक्निक है क्या। एग्जाम्पल भी देखेंगे, थोड़ा सॉल्व भी करेंगे। एक या दो सम भी आपने सॉल्व कर लिए तो एटलीस्ट आपको कंसेप्ट तो समझ आएगा कर क्या रहे हो। नहीं तो फिर क्या, वो थियरी रटने वाला पार्ट है, वही एडवांटेज, वही लिमिटेशन, वही डिफरेंस बिटवीन। बट उसमें से मुझे पढ़ के पता नहीं चल रहा कि एक्सप्लेन कैसे करो, वैसा टॉपिक है। तो अपने उसको पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, पर बैलेंस में थोड़ा लिमिट रखते हुए कि भाई एग्जाम के लिए जितना नेसेसरी उतना। तो मैं बहुत ओवर डिटेल में नहीं चला जाऊंगा, आपको लगेगा टाइम चला गया, बट एटलीस्ट जितना मिनिमम मुझे कराना पड़ेगा टॉपिक समझाने के लिए, उतना अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे उसको रख रहे हैं वैसा है। अब आपके पास जो कंटेंट है उसमें चीजें सिस्टमेटिक लिखी हुई नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो बेसिक पॉइंट्स आपको बताता जाऊंगा, तो एक एक लाइन में शॉर्ट में आपको पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा लिखने वाला पार्ट रहेगा, बिकॉज कंटेंट यहाँ पे है नहीं। जितना हो सकेगा मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, लेकिन कुछ चीजें आप नोट करते जाना तो कंटेंट बन जाएगा। और फिर पूरा पढ़ने के बाद आपको एंड में लगेगा आपको समझ में आया, मजा आया, वैसा टॉपिक है। अब मीनिंग समझ लेते हैं पहले। तो क्रिटिकल पाथ है क्या? जो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट है। अब आप इसको प्रोडक्शन मैनेजमेंट से भी रिलेट कर सकते हो, ऑपरेशन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, कोई भी ऐसा एग्जांपल ले सकते हो। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल पाथ और ये होता क्या है वो समझते हैं। मैं थोड़ा रियल एग्जांपल के साथ भी इसको लिंक करने की कोशिश करूंगा। कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको मेरे टर्फ का दे देता हूँ, क्योंकि वहां पे मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया, तो मैं आपको एकदम रियल रिलेट करा पाऊंगा कि ये कैसे होता है। अब टर्फ का जो पूरा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, तो उसमें ना सीक्वेंस नेसेसरी है एक्टिविटीज का। एक टर्फ बनाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज जो है वो कंडक्ट की, तब जाके वो पूरा सुपर स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हुआ। और वो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करनी थी, उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी था। उसके लिए वो प्लम्बर का भी जरूरत थी, ड्रिलिंग करवाना था अंडरग्राउंड, उसकी रिक्वायरमेंट थी, फैब्रिकेशन वाला बंदा अलग था। अब इसमें स्टार्टिंग में हम लोग जब ढूंढ रहे थे, तो हम लोग ये ट्राई कर रहे थे कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो पूरा मुझे टर्फ बना के दे दे, मैं उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दूं और वो पूरा काम करके दे दे। बट ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल थी नहीं। अब इसमें क्या है ना, इतनी टाइप की एक्टिविटीज लगती है कि एक बंदा वो काम नहीं करता। एक मेन था फैब्रिकेटर, जिसने पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया। तो उसका काम क्या है, वो लोहे का जितना भी काम है ना, कटिंग, वेल्डिंग, ड्रिलिंग, वो सारा उसने करके दिया। लेकिन जो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड फाउंडेशन बनाना है, फाउंडेशन बनाने का काम अलग बंदा करता है। जो फ्लोरिंग लेवलिंग का काम है वो अलग बंदा करता है। फिर जो दीवार बनाने का, ये फेंसिंग का काम है, वो अलग बंदा करता है। प्लम्बिंग का, पानी के पाइप का कनेक्शन का काम है, वो अलग से करवाया। इलेक्ट्रिशियन का काम अलग था। तो ये सारे लोगों को इकट्ठा करना बड़ा टास्क है। और ऐसा भी नहीं कि मैं इन सबको साथ में लाके बिठा दूं और बोलो तुम काम शुरू कर दो, काम हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है। एक प्रॉपर सीक्वेंस में काम होता है। अब एक्टिविटीज क्या क्या थी वो आपको रियल एग्जांपल ही दे देता हूँ, तो वो चीज यहाँ पे रिलेट हो जाएगी। उससे पहले थोड़ा अगर थियरी देखनी तो एटलीस्ट देख लो कि सीपीएम है क्या, एक थियरेटिकल लैंग्वेज में देख लो क्या है। बोला क्रिटिकल पाथ मेथड इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक। जैसे टर्फ है, वो एक प्रोजेक्ट है that identifies the longest sequence of dependent activities to determine the minimum time required to complete a project। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया टर्फ का काम तो बारिश के पहले वाला सीजन था, मई जून वाला। तो थोड़ा सा ना मेरे पास वो डेडलाइन थी कि बार बारिश आ गई, फिर वो स्ट्रक्चर बनाने में मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि बारिश में काम रुक जाता है। फ्लोरिंग का काम नहीं हो पाएगा, वेल्डिंग का काम नहीं हो पाएगा। तो थोड़ी जल्दी भी थी। अब मुझे ये कैलकुलेट करना था कि मैं आज काम शुरू करूंगा तो कितने दिन में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, मिनिमम टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। अब एक कोई भी प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटीज चल रही होती है, उसमें ना कुछ एक्टिविटीज पैरेलल चल सकती है कि भाई ये काम हो रहा है, साथ साथ में वो काम भी होता रहेगा।
लेकिन कुछ एक्टिविटीज में कैसा होगा भाई, ये होगा तो उसके बाद दूसरा काम होगा। तो दैट इज अ डिफरेंस, और वही हमें यहाँ पे चीजें समझनी होती है जो प्लानिंग हम करते हैं कि भाई मैं आज काम शुरू करा रहा हूँ, तो पहले क्या काम होगा, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी, अच्छा ये एक्टिविटी मेन है, ये चल रही है, साइड साइड में दूसरा काम भी पैरेलली चल सकता है या नहीं। तो ये ना प्लानिंग और मैनेजमेंट आपको करना है, तो ये आप मिनिमम टाइम के अंदर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाओगे। नहीं तो अगर आप रैंडमली काम करते गए तो वो प्रोजेक्ट इतना डिले हो जाएगा कि आपका टारगेट पूरा नहीं होगा। जैसे कंस्ट्रक्शन में बिल्डर्स काम करते हैं, तो अब इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो कितना कैलकुलेशन करके चलना पड़ता होगा कि यार ये काम हो रहा है ना, साथ में बाकी काम करा लो। बट कुछ टास्क ऐसे होंगे जो एक कंप्लीट होगा उसके बाद ही दूसरा कंप्लीट होगा, जो यहाँ पे बोल रहे हैं लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट एक्टिविटीज। एक एक्टिविटी दूसरे पे डिपेंड करती है और फिर उससे पता चलता है कि कम से कम इतना टाइम तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लगेगा। अब इसमें आप डिले करोगे तो ज्यादा लग सकता है, लेकिन इससे कम टाइम में तो खत्म नहीं होगा। सो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। का मतलब होता है मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, और लॉन्गेस्ट सीक्वेंस वो चीज मैं आगे फिर आपको रिलेट कराता हूँ कैसे। आगे देख लो, बाय फाइंडिंग द क्रिटिकल पाथ प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन फोकस ऑन दीज एसेंशियल टास्क एज एनी डिले टू वन विल डिले द एंटायर प्रोजेक्ट। तो क्रिटिकल पाथ मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहुंचने का रास्ता, और जो सबसे लॉन्गेस्ट रास्ता होता है ना उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। अब इस रास्ते में एक भी दिन लेट किया तो पूरा टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट जो है ना वो एक दिन से बढ़ जाएगा। तो जितने दिन आप डिले करोगे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टोटल टाइम उतने दिन से डिले हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल का मतलब क्या है कि बहुत डेंजरस है, बहुत सेंसिटिव है, ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ गड़बड़ हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो चीजें और क्लियर होती जाएंगी। वैसा दिस मेथड हेल्प्स इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग, रिसोर्स एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट प्लानिंग मतलब कौन सी एक्टिविटी से स्टार्ट करूं, कौन सा काम पहले करवाऊं, कौन सा काम बाद में करवाऊं तो चलेगा, ये काम अभी से शुरू नहीं भी करेंगे तो चलेगा, वो सारी चीजें। दूसरा शेड्यूलिंग, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज मतलब लेबर, फंड्स, ये सारी चीजें कि भाई कौन सी चीज का पेमेंट पहले करना है क्योंकि वो अर्जेंटली मंगवानी है, ये चीजें बाद में भी इंस्टॉल करेंगे तो चलेगा। तो रिसोर्स एलोकेशन उस तरीके से होगा, और रिस्क मैनेजमेंट उस तरीके से होगा। जैसे मेरे पास वो बारिश की डेडलाइन थी, अब बारिश के पहले अगर काम खत्म नहीं हुआ तो फिर भगवान भरोसे, और मेरे साथ ऐसे ही हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम करवा रहे थे, इतना बड़ा काम कराते कराते डिले होता ही है। तो लिटरली बारिश के टाइम पे काम चला है। अब ऐसा है ना, जिस दिन सुबह बारिश हो गई वर्कर आके बैठे हैं, फुल बारिश है, काम नहीं होगा, वापस गए। अब पूरा दिन बारिश होती रही, कोई काम नहीं हो पाया। कितनी बार ऐसा हुआ, सुबह 2 घंटे बारिश हुई, जब वो आए जैसे ही वर्करों को छुट्टी दी ना धूप निकल आई। अब आएंगे नहीं वो, अब कल ही आएंगे। अब जिस दिन बारिश नहीं हुई मतलब भैया आज काम फटाफट खींच लो। अब 6 बजे के बाद उनको कुछ समझ में नहीं आता दुनिया में क्या हो रहा है, भाषा भी भूल जाते हैं। सीधा अपना सब सामान पैक किया निकल गए, मतलब भाई कल पूरा दिन छुट्टी लिया, 2 घंटा काम कर लो। बोले 6 बजे का कोई काम नहीं होगा, तुमको जो करना है करो, सीधा बोल के चले गए। तो अब क्या है ना, वो वेदर पे ऊपर डिपेंड कर गया कि प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो लिटरली 1 से 1.5 महीना प्रोजेक्ट मेरा डिले हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ रेन। 10 दिन बीच में कंटिन्यूस बारिश, एक भी दिन काम नहीं हो पाया। अब 10 ही दिन का काम बाकी था, बारिश नहीं हुई थी तो कंप्लीट हो जाता। तो वो वहां पे फिर क्या है ना कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट की टाइमिंग ठीक से डिसाइड नहीं की, तो प्रोजेक्ट डिले होता गया। सो दैट इज द प्रॉब्लम इन क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब जो मैं आपको एक्टिविटीज बता रहा हूँ वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है। अब देखो, जो टर्फ वाला केस है उसमें ना 2 कैटेगरी में इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो अपना जो मेन एक्टिविटी है कि जो स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, और दूसरा ना साइड एक्टिविटी। अब स्ट्रक्चर क्रिएट करने का थोड़ा सा सीक्वेंस बता देता हूँ कि किस ऑर्डर में यूजुअली काम होता है या होना चाहिए था। सबसे पहले जो है ना वो फाउंडेशन वाला पार्ट। अब इतने बड़े स्ट्रक्चर को इतनी हाइट पे बनाना है तो बेस भी तो बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट जो जमीन का लेवल है उस पर पिलर्स खड़े नहीं कर सकते। तो पहले ना जमीन में 8 फुट ड्रिलिंग किया। ड्रिलिंग करने के बाद जहां जहां पिलर्स लेने थे वहां पे पूरा सीमेंट का ब्लॉक जो मिक्सर आता है ना उससे फिलअप कराया। फिलअप करने के बाद उसको सूखने दिया, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होने दिया। चलो देख लेते हैं। हाँ, ये एक्टिविटीज मैंने लिखी दी है, इतनी सारी तो रिकॉल करने मुझे भी टाइम लग रहा था। तो देखो काम शुरू कराया, सोचा भी नहीं था, जब कराने लगे तो मालूम पड़ा कि इतना इतना काम होता है। ठीक है, तो पूरा ऐसे बिल्डर वाला एक्सपीरियंस मिल गया। अब देखो मेन एक्टिविटी और साइड एक्टिविटी में चीजों को डिवाइड किया, और ये सारे काम जो एक एक करके करवाए। अब थोड़ा शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। पहले फाउंडेशन वाला पार्ट था, अंडरग्राउंड ड्रिलिंग किया, 8 फुट नीचे पूरा फ्लोर जो है उसको ड्रिल करवाया, और उसके अंदर पूरे सीमेंट के ब्लॉक्स भरवाए। अब वो उस पॉइंट पे भरवाए जहां जहां पिलर आने हैं।
ताकि वो पिलर को उतना सपोर्ट मिले कि कभी ज्यादा हवा हो या फिर अर्थक्वेक वाली कोई सिचुएशन हो तो स्ट्रक्चर नहीं गिर जाए। तो फाउंडेशन वाला काम पहले कराया। अब देखो जब तक फाउंडेशन का काम नहीं होगा बाकी सारा काम कैसे शुरू होगा? फ्लोरिंग है, पिलर्स को रेज करना है, ऊपर शेड डालना है, ये सारी चीजें तब होगी जब फाउंडेशन होगा। अब फाउंडेशन वाला जो काम है ना वो करने में उसमें मुझे बोला कि कम से कम 5 दिन लगेंगे। तो 5 दिन तक बाकी का कुछ काम हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो ये मिनिमम वेटिंग टाइम है, 5 दिन ये निकालने ही पड़ेंगे। अच्छा 5 दिन में बीच में डिले हुआ, 2 दिन वर्कर नहीं आए, मेरा प्रोजेक्ट 2 दिन से लेट हो गया, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी? बात समझ आ रही? तो पहले फाउंडेशन वाला काम करा। एक तो पहले जमीन ड्रिल की, नीचे काम किया, सूखने दिया, फिर उसको वापस जमीन को भर के लेवल किया, तो उसमें 5 दिन चले गए। अब उसके बाद जो है जो टर्फ का स्ट्रक्चर है उसमें उसने बोला कि भाई एक आरसीसी की बॉर्डर बनानी पड़ेगी ताकि जो आप बीच में मिट्टी भरोगे ना उसको सपोर्ट मिले। तो ऐसे 2.5 फुट का 3 फुट का पूरा आरसीसी की बॉर्डर बनाई, बीच में मिट्टी भरी, क्योंकि हाइट पे लेना पड़ा। अगर रोड की हाइट पे मैं टर्फ बनाऊंगा बारिश में सारा पानी अंदर आ जाएगा। तो रोड की जितनी हाइट थी ना उससे कम से कम 3-4 फुट हाइट बढ़ानी पड़ी। अब हाइट बढ़ाने के लिए क्या किया, पहले 2.5-3 फुट की बॉर्डर बनाई, उसके बीच में पूरी मिट्टी भरवाई ताकि वो पूरा प्लेन जो है ऊपर आ जाए। तब जाके ऐसा होगा कि बारिश में रोड पे पानी आएगा लेकिन अंदर पानी नहीं आएगा। अब ये सारी चीजें चल रही थी। तो पहले फाउंडेशन जैसे ही क्रिएट किया, मिट्टी भरी, उसके बाद मैं बॉर्डर बनानी शुरू की। अब जब बॉर्डर का काम चल रहा है उसके साथ साथ ना ये साइड एक्टिविटी भी शुरू हो सकती है। साइड एक्टिविटी मतलब ये जो बॉर्डर है ये टर्फ जहाँ पे बनने वाला अंदर हो, और जो मेरा पूरा प्लॉट है ये पूरा प्लॉट है, तो प्लॉट की भी तो दीवार बनानी थी, मेन गेट और दीवार वो सब भी बनाना था। अब ये चीज और ये चीज डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अच्छा ये जो आरसीसी का काम है ना ये अलग बंदा कर रहा था, और बाउंड्री वॉल बनाने वाला जो वो प्लम्बर था वो दूसरा बंदा था। अब ये दोनों काम मैं साथ में शुरू करा सकता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करूंगा? तो ये काम और ये वाला काम साथ में शुरू करवा दिया, तो दिस इज साइड एक्टिविटी। अब ये दोनों चीजें, ये वाला पार्ट और ये पैरेलली चल सकती है। ठीक है, पता चला? ये दोनों चीजें पैरेलली चल सकती है। अच्छा इसको करने में बोला भाई 7 दिन का टाइम लगेगा। बाउंड्री वॉल बनाने में उसने बोला भाई 7 दिन का टाइम लगेगा। तो तुम लोग साथ में काम करो, दोनों 7 दिन के बाद ये काम भी कंप्लीट और ये काम भी कंप्लीट। समझ आए? अब इसमें मैं वेटिंग क्यों करूं? पहले ये काम करवाऊं फिर ये काम कराऊं, 7 दिन मेरा प्रोजेक्ट और लेट बने, कोई जरूरत नहीं है। तो जो एक्टिविटीज पैरेलल हो सकती है हम उनको पैरेलली शेड्यूल कर सकते हैं। ये एक पार्ट हो गया। अच्छा आरसीसी की बॉर्डर बना दी, उसके बाद जो है नीचे फाउंडेशन भी सूख चुका था, मिट्टी को लेवलिंग कर दिया। अब पिलर्स का काम शुरू किया फैब्रिकेटर ने। अब पिलर्स जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक आगे बात नहीं बढ़ेगी। अब पहले ना उसने सारे वर्टिकल पिलर्स जो है वो खड़े किए, जितने भी वर्टिकल पिलर्स बनाने थे पूरे टर्फ पे वो, क्योंकि फाउंडेशन तो नीचे पूरा बन चुका था, इसके साथ उसको फिक्स किया। वर्टिकल पिलर्स खड़े करने में उसको 6 दिन और लगे। सारे पिलर्स खड़े हो गए। अब इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल रॉड्स लगा के वेल्डिंग किया ताकि ये सारे पिलर्स को जो है वो सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि पिलर्स का डिस्टेंस काफी है। तो ये वेल्डिंग किया, ये वेल्डिंग हो गया, ये पिलर वाला पार्ट हो गया। अब उसके बाद ऊपर जो है ना रूफ वाला पार्ट है। तो देखो डिपेंडेंट एक्टिविटी समझ आ रही। पिलर्स जो है उसके बाद ही हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मारेंगे, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के बाद ही रूफ पैनल लगेंगे। तो ये एक्टिविटीज जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये वाली कंप्लीट होगी उसके बाद इसका नंबर आएगा, ये कंप्लीट होगी उसके बाद इसका नंबर आएगा। अब पैनल लगाने में ऊपर उसको 3 दिन लगे, ये हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग मारने में उसको 4 दिन लगे, पिलर खड़े करने में उसको 6 दिन लगे, क्योंकि क्रेन वाला काम था। तो ये देखो प्रोजेक्ट जो है ना मेरा टोटल प्रोजेक्ट टाइम है वो ऐड होता जाएगा, क्योंकि जो एक्टिविटी पिछले वाले पे डिपेंडेंट है जब तक आप ये खत्म नहीं करोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। एक खत्म होगी उसके बाद आगे बढ़ेगा। पता चला? अब जब ये स्ट्रक्चर रेडी होने पे आया ना, अब बीच में मैं फ्लोरिंग वाले को बोल रहा था कि भाई तू अंदर का ये जो फ्लोरिंग है वो तो कंप्लीट कर दे। अब तब बारिश का सीजन आ गया था। उसने बोला सर देखो पिलर तो आपने खड़े कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग भी चल रही है, बट ऊपर से तो रूफ खुला है, हर दूसरे दिन बारिश हो रही थी, तो अंदर का जो बीच का फ्लोरिंग एरिया है ना वो पूरा कीचड़ वाला, देखिए मिट्टी है। उसने बोला मैं कीचड़ वाली मिट्टी में कैसे काम करूंगा, उसका लेवलिंग कैसे आएगा? तो बोला जब तक आप पैनल नहीं लगाओगे ना, ऊपर पतरा नहीं लगाओगे ना, तब तक मैं अंदर काम नहीं कर पाऊंगा। भले वैसे नॉर्मल सीजन में हो जाता है, वो ऊपर अपना काम कर रहे हैं, हम अंदर के एरिया में काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बारिश में नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ पे वो रुकावट आ गई काम में, मैं दोनों चीजें पैरेलल नहीं चला सकता था। ये तो स्ट्रक्चर वाला बंदा अलग है, वो अपना एक्सटीरियर में काम कर रहा है, अंदर फ्लोरिंग वाला अपना काम कर रहा था, लेकिन बारिश की वजह से पॉसिबल नहीं हुआ। अब मुझे पहले रूफ डलवाना पड़ा, उसके बाद 2-3 दिन वेट करना पड़ा, पूरा अंदर का जो कीचड़ हो गया था वो सूखा, क्योंकि अब बारिश अंदर नहीं आ रही, सारा पानी बाहर जा रहा है, ऊपर पतरे लग चुके हैं। पूरा फ्लोरिंग सूखने के बाद फिर मैंने मिट्टी वाले को बुलाया, क्योंकि मिट्टी और डलवानी थी हाइट बढ़ाने के लिए। तो मिट्टी फिलअप कराई, मिट्टी फिलअप कराने के बाद उसके ऊपर रोलर चला के उसको लेवलिंग कराया, फिर उसके बाद वो ब्लॉक्स, पेवर ब्लॉक्स जो लगाने थे फ्लोरिंग के लिए
उसका काम शुरू हुआ। अब अगेन ये डिपेंडेंट इवेंट हो गया, जब तक पैनल नहीं लगेंगे तब तक फ्लोरिंग का काम शुरू नहीं होगा। तो नीचे मिट्टी ऐसी ही पड़ी हुई है, पैनल लगाने का और पानी सूखने का वेट कर रहे हैं हम लोग, वैसा है। तो वेटिंग टाइम हो गया। फिर इसके बाद ये सारा प्रोसेस, फिलिंग, लेवलिंग, इंस्टॉलेशन, ये शुरू हुआ। अब फ्लोरिंग का काम हो चुका है, फ्लोर पूरा रेडी है। अब टर्फ के लिए चाहिए नीचे कारपेट और साइड पे नेट। पिलर्स लग चुके हैं, तो नेट वाला काम जो है वो हो सकता है, कारपेट का काम हो सकता है। अब जब हम नेट फिटिंग करा रहे थे तो मैंने नेट और कारपेट वाले को बोला भाई तुम लोग साथ में काम कर लो, नेट तो साइड पे बांधनी है, कारपेट नीचे लगाना है। पर बोले सर जो नेट लगा रहे हैं ना उसमें ट्रॉली घुमानी पड़ती है, अगर वो कारपेट के ऊपर ट्रॉली घुमाएंगे तो कारपेट खराब होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन का काम बाकी है, आप वेल्डिंग करोगे, वेल्डिंग का वो नीचे गिरेगा स्पार्क, तो कारपेट जल जाएगा। फिर बोले जो पिलर लगा है उस पर पेंट करना बाकी है, तो बोले आप पेंट करोगे कारपेट गंदा होगा। बोले कारपेट तो मैं लास्ट में लगाऊंगा, पहले लगाऊंगा तो खराब हो जाएगा। अब नेट लगाने से पहले पेंट करवाना था और इलेक्ट्रिशियन का काम कराना था, तो ये तभी होगा जब वो 2 टास्क कंप्लीट होंगे। तो फिर पहले इलेक्ट्रिशियन को बुलाया कि भाई तू ये काम कर, आके पहले जो भी वायरिंग का है, तेरा वेल्डिंग का है, वो सब काम कर दे, ड्रिलिंग कर दे, उसके बाद आगे काम करा दे। वो हुआ। फिर पेंट वर्क हुआ, पेंट वर्क हुआ, फिर नेट लगी, नेट का काम हो गया, वो लोग बाहर निकले, लास्ट में फिर कारपेट चिपकाया। अब देख रहे हो हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते। बट यार साइड एक्टिविटी देखो, बाउंड्री वॉल बनानी थी पूरे प्लॉट की, साइड पे रूम बनाना था केयर टेकर के रहने के लिए, वॉशरूम बनाने थे, पाइपलाइन का काम करना था, फिटिंग्स का काम करना था, वो एक कोने में हो रहा है ना, वो अपना पैरेलली चलता रहेगा। तो मेन टर्फ के स्ट्रक्चर का काम चल रहा है, अंदर कारपेट लग रहा है, साइड पे रूम बन रहा है, तो वो काम पैरेलली हो सकता है। तो ये एक्टिविटीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये सारी एक्टिविटी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब कुछ बात समझ आ रही है? ठीक है। अब ये सब जो चीजें है ना, ये प्लान करने के लिए ना, इनके मेथड में, सीपीएम में एक नेटवर्क डायग्राम बनता है। अब थोड़ा अपन बुक लैंग्वेज पे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम। जैसे आपको अगर कैपिटल बजटिंग याद हो, एक डिसीजन ट्री करके टॉपिक था, याद है? वो डिसीजन ट्री, वो आज इतना पैसा इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद कैश इनफ्लो CFAT इतना आएगा, फिर जो CFAT आएगा उसके बेसिस पे सेकेंड ईयर में CFAT इतना आएगा, ऐसा कुछ बनवाया था। डिसीजन ट्री प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट था। यहाँ पे भी ऐसा कुछ नेटवर्क डायग्राम बनेगा और उसके बेसिस पे फिर प्रोजेक्ट का पूरा इवैल्यूएशन होगा। वैसा क्लियर है? अब इस पे जाने से पहले जो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है वो आपको समझा भी देता हूँ। एक काम करते हैं, एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, उसमें से थोड़ी सी चीजें बता पाऊंगा। आपकी बुक में भी होगा एक। एक एग्जांपल ले लेता हूँ जो सॉल्व करवाना, उसके बेसिस पे फिर देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है,
हाँ, ये एक एग्जांपल है, आगे यही सम भी करवाने वाला हूँ तो नेटवर्क डायग्राम काम भी आ जाएगा। इससे ये समझ लो कि स्टैंडर्ड्स और नोटेशंस क्या है, नेटवर्क डायग्राम बनता कैसे। देखो ये जो चीज है, ये जो चेक पॉइंट्स बोल सकते हो, ये जो पूरा पाथ है, जैसे 0 से 1 तक हम गए तो इस चीज को बोला जाता है एक्टिविटी, ठीक है। और जैसे ही कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो कुछ स्टेज तो आपने अचीव किया, जैसे अपने फ्लोरिंग का काम कर रहे थे तो आपने रोलर फिरा के पूरा लेवलिंग कर दिया, तो लेवलिंग का काम हो गया। तो जैसे ही कोई टास्क कंप्लीट हो जाता है, कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, तो ये जो होता है ना, इसको ये लोग बोलते हैं इवेंट, ऐसा हो गया। तो 0 to 1 एक एक्टिविटी है, उसमें 0 उसका स्टार्टिंग पॉइंट, एक इवेंट है, और जो ये एंडिंग पॉइंट है ये एक इवेंट है। तो इसको बोला जाएगा टेल, ये एक्टिविटी का ये टेल वाला पार्ट है, और इसको बोला जाएगा हेड ऑफ द एक्टिविटी, वैसा होगा। तो 0 to 1 अगर बोल रहे हैं ना, तो ये टेल है और ये हेड है। फिर इसके बाद अगर 1 to 2 बोल रहे हैं तो वहां पे ये टेल है और ये हेड है। फिर ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो जो नेटवर्क डायग्राम है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगा, रिवर्स कभी नहीं जाएगा, एक वो ऑर्डर वैसा रहेगा लेफ्ट टू राइट। तो अब देख लो जो एरोस बने हैं ना, वो सारे लेफ्ट टू राइट है। कोई भी एरो आपको इस तरफ वापस जाता हुआ नहीं दिखेगा, वो नेटवर्क डायग्राम बनाने का तरीका नहीं है, आपको लेफ्ट टू राइट साइड पे जाना है वैसा। अच्छा, इवन एक्टिविटीज भी आप देखोगे ना, तो उसमें भी नंबरिंग भी ऐसे रिवर्स में नहीं हो रही है। अब 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, उल्टा नहीं जाएगा, 2 के बाद 1 आ रहा है, सीक्वेंशियली वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये जो प्रेजेंटेशन है वो एक आइडियल प्रेजेंटेशन है कि नेटवर्क डायग्राम कैसे बनता है। बात समझ आ रही है? अब देखो हर एक एक्टिविटी को पूरा करने का एक टाइम लिमिटेड ड्यूरेशन है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था भाई इसमें 5 दिन लगे। अब ये आपको चीज है ना थोड़ा उससे रिलेट होती जाएगी कि भाई ये पहली एक्टिविटी है कि फाउंडेशन जो है वो बिल्ड करना है। तो ड्रिलिंग स्टार्ट किया और ड्रिलिंग कंप्लीट हुआ, वो जमीन खोदना शुरू किया, अंदर सीमेंट वीमेंट फिलअप किया, जमीन वापस भर के लेवलिंग कर दिया। वो पूरी एक्टिविटी करने में कितना टाइम लगा? 5 दिन। फिर उसके बाद आरसीसी की बॉर्डर बनाने में लगा 7 दिन, पिलर्स खड़े करने में लगा 6 दिन। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं। अब इसकी जो ड्यूरेशन मैंने लिखी थी ना, वो ड्यूरेशन ये, मतलब जो फर्स्ट एक्टिविटी है ना 0 to 1, उसको कंप्लीट करने के लिए मिनिमम कितना टाइम चाहिए? 8 दिन। ये जो एक्टिविटी है इसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम? सॉरी 2 दिन। इसको कितना चाहिए? 8 दिन। इसको कितना चाहिए? 3 दिन। ऐसे करके अलग अलग ड्यूरेशन दे रखी है। अब आप देखो ये जो एक्टिविटी है 2 to 5, ये एक्टिविटी इस पर डिपेंड करती है नहीं करती? करती है। जब तक 1 2 नहीं होगा तब तक 2 5 कैसे होगा? तो वो डिपेंडेंसी वाला पार्ट हो गया जो अपन डेफिनेशन में भी देख रहे थे। क्रिटिकल पाथ मेथड में डिपेंडेंट इवेंट्स या डिपेंडेंट एक्टिविटीज को एक लॉजिकल सीक्वेंस में प्लेस किया जाता है और एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मिनिमम ड्यूरेशन कितना लगेगा वो इवेल्युएट किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज है उसमें से आपको ये चीजों का आइडिया लगेगा। कुछ और भी टर्म्स यूज करते हो अभी साथ में ऐड कर रहा हूँ। एक बोलते हैं मर्जिंग इवेंट्स और एक बोलते हैं बर्स्टिंग इवेंट्स। अब मर्जिंग इवेंट और बर्स्टिंग इवेंट का एग्जांपल यहीं पे मिल जाएगा। देखो ये जो 1 है ना, इवेंट 1, वहां से देखो 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। तो ये बताए कि आप पैरेलली कर सकते हो, आप यहाँ से दोनों काम साथ में शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एक पूरे प्लॉट की बॉर्डर और एक वो टर्फ की बॉर्डर, वो दोनों काम पैरेलली स्टार्ट हो सकते हैं क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो है ना, इनको हम बोलेंगे बर्स्टिंग इवेंट। एक ही में से मल्टीपल इवेंट जब एट अ टाइम स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज बर्स्टिंग। अपने वो कैमरा में होता है फोटो में बर्स्ट मोड, ठीक है, एक क्लिक करो ऐसे 100 फोटो खींच देता है फटाफट, तो एक साथ सारी फोटोज क्लिक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बर्स्टिंग जो वर्ड है वैसा हो गया। मर्जिंग इवेंट जो है उसका रिवर्स है। अब आप ये देखो 4 वाला, यहाँ से भी कुछ टास्क कंप्लीट होके आ रहा है, यहाँ से भी कंप्लीट होके आ रहा है। मतलब ये जो है ना इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ये दोनों एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। समझ आए? तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड मर्जिंग इवेंट। वैसा है। तो बर्स्टिंग और मर्जिंग ऐसे 2 टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं। ये टेक्निकल पॉइंट है। अब देखो इतने नेटवर्क डायग्राम में आपने काफी सारे नए टर्म सीखे। एक तो एक्टिविटी क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं वो पता चला। हर एक एक्टिविटी की एक टेल इवेंट होता है और एक हेड इवेंट होता है, ठीक है। और हर एक एक्टिविटी का एक ड्यूरेशन होता है और एक डिपेंडेंसी होती है। अब कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है वो आपको ये नेटवर्क डायग्राम से पता चलेगा कि भाई प्रीडिसेसर एक्टिविटी होने के बाद ही सक्सेसर एक्टिविटी हो पाएगी। जैसे ये एक्टिविटी 5 7 की प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन सी है? 2 5, लेकिन इसकी सक्सेसर एक्टिविटी नहीं क्योंकि लास्ट पार्ट ऑफ द एक्टिविटी है। लेकिन यही अगर आप देखोगे 2 4, तो 2 4 की प्रीडिसेसर कौन है? 1 2, और सक्सेसर कौन है? 4 7। तो प्रीडिसेसर सक्सेसर ऐसे सब बेसिक टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं। ये एक आइडियल नेटवर्क डायग्राम है, इस तरीके से होता है।
अब अगर आपको ऐसा डायग्राम दिया हो या आपको बनाना हो और फिर बोले कि व्हाट इज क्रिटिकल पाथ, अब सीपीएम पे अपन आ रहे हैं, क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या है, तो द लॉन्गेस्ट पाथ इन दिस एंटायर नेटवर्क टू रीच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द एंड पॉइंट, दैट विल बी द क्रिटिकल पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ। अब आप देखो इसमें ना 0 से 7 तक पहुंचने के लिए आपके पास मल्टीपल रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं वो पता चल रहे हैं? पाथ कौन कौन से हैं? पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, पर उसमें से क्रिटिकल कौन सा होगा, जो लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करेगा। देखो पाथ बता दो, 0 1, एक रास्ता यहां से है सीधा सीधा, 0 1 2 5 7, ऐसा बोल सकते हैं। एक और पाथ बता दो, 0 1 3 6 7, ये वाला पाथ। और कोई पाथ? 0 से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, 0 1 तो है ही, 1 से फिर 1 से आप 2 पे चले गए, अब सीधा जाने के बदले यहाँ रास्ते चले जाओ तो 4 7, ये भी तो एक पाथ हुआ ना। अब फिर वैसे ही यहाँ से भी घूम के आ सकते हैं, ये भी तो एक पाथ है। तो 0 1 3 4 7, और कोई पाथ बचा है क्या? और कहीं से घूम फिर के आ सकते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल है? 0 1 2 4 3 6 7, रिवर्स जा सकते हैं? पहले मैंने आपको बोला रिवर्स नहीं जा सकते, लेफ्ट टू राइट जाएगा, इंक्रीजिंग नंबर्स होंगे, डिक्रीजिंग नहीं जाएगा। बोले नहीं सर घूम घूम के तो जाना है, अपने को तो टाइम पास ही तो करना है, तो जितना लंबा रास्ता होगा उतना अच्छा है। बोले ऐसे थोड़ी होगा, तो आप यहाँ से निकले, यहाँ पे पहुंचे, फिर आप यहाँ पहुंचे, अब आप बोल रहे नहीं यहाँ से घूम के जाएंगे तो और लंबा पाथ हो जाएगा, वो तो फिर यहाँ से पूरा यू टर्न ही मार लो, घूमते रहो, ऐसे थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो जो पाथ अवेलेबल है वो ये 4 है। अब ये चारों पाथ की ना टोटल ड्यूरेशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ये पाथ है ना 0 1 2 5 7, 0 to 1 2 days, 1 to 2 8 days, वैसे टोटल करना पड़ेगा आपको, ये डेज में है। तो अब ये जो पूरा पाथ है उसकी टोटल ड्यूरेशन कितनी हो रही है वो पता चलेगी, देखो कैलकुलेट करके। 15, फिर ये पाथ 29, 15 25 27 27 हो रही है ना, ये 2 ये 10 12 19 19 और 8 27, हाँ। फिर ये वाला 0 1 2 4 7, 2 दिन 8 दिन 10 16 21 21 डेज। और ये वाला लास्ट में 0 1 3 4 7, 0 1 1 3, ये 12 3 4 3 15 और 5 20 हो गया ना, समझ आए? तो देखो एंड तक पहुंचने के लिए आपके पास मल्टीपल वेज अवेलेबल है, लेकिन उसमें से क्रिटिकल वाला कौन सा होगा, विच इज द लॉन्गेस्ट रूट, लॉन्गेस्ट रूट, क्योंकि सारे टास्क अगर कंप्लीट करने हैं तो सबसे लंबा रास्ता आपको देखना पड़ेगा कौन सा है, दिस इज द क्रिटिकल पाथ। अब क्रिटिकल पाथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पाथ है ना, इसमें अगर एक दिन भी डिले किया तो आपका पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। मुझे बताओ ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज जरूरी है या इनमें से कोई नहीं करे तो भी चलेगा? पाथ वाली बात अलग है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये प्रोजेक्ट तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है ना, तो यहाँ तक आने के लिए ये एक्टिविटी भी जरूरी है, ये एक्टिविटी भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। कोई ऐसी एक्टिविटी है जो नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वैसा तो होना ही नहीं वाला है। तो ऑल दीज एक्टिविटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, बट इन सारी एक्टिविटीज को करने में मैक्सिमम टाइम कितना जा रहा है, तो बोला भाई 27 डेज जा रहे हैं। तो ये जो आपका पाथ है ना 0 1 3 6 7, ये वाला, this path is your critical path, longest path, this is your critical path। अब है ना बाकी क्यों क्रिटिकल बोल रहे हैं आप समझो, ये जो बाकी के पाथ है ना जितने भी 1 2 3, इनमें देखो टाइम जो है ना इससे कम लग रहा है। इन सारे पाथ पे जो जो एक्टिविटीज आपको दिख रही है ना, उन एक्टिविटीज में आप थोड़ा डिले कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे सोच लो आप, ये पाथ है इस पे कितने दिन लग रहे हैं, 15 दिन लग रहे हैं, 0 1 2 5 7। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्टिविटी है अगर मैं इसमें 3 के बदले 5 दिन ले लूं, क्या फर्क पड़ेगा? टोटल 17 हो जाएगा, 27 तो वैसे भी लगने ही लगने, बात समझ आ रही है? यहाँ पे ना आपके पास थोड़ा बहुत डिले करने का मार्जिन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास थोड़ा बहुत डिले करने का मार्जिन है। लेकिन ये जो पाथ है इस पे जो जो एक्टिविटीज हो रही है ना, ये एक्टिविटीज बहुत क्रिटिकल एक्टिविटीज है। अब मान लो ये जो पाथ है कितने दिन लग रहे हैं इसमें, 7 दिन। अब 1 दिन लेट कर दो, क्या होगा,
आपका पूरा प्रोजेक्ट एक दिन से डिले हो जाएगा। लेकिन बाकी के 3 पाथ पे जो एक्टिविटीज हैं जो क्रिटिकल पाथ पे नहीं आ रही, जैसे ये रही 1 2 2 5 5 7 2 4 3 4 4 7 जो येलो लाइन पे नहीं है, वो सारी एक्टिविटीज में आपके पास बफर मार्जिन है। एक दो दिन आगे पीछे हो भी गया ना तो शायद पूरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको बोला टर्फ वाले में साइड पे रूम बन रहा है, रूम बनाने का काम 10 दिन का था, टर्फ बनाने का काम था 40 दिन का। अब 40 दिन मेन काम चल रहा है, साइड का काम तो 10 दिन का है। अब वो रूम बनाने में ना उसने 10 के बदले 25 दिन लगाए, क्या फर्क पड़ा मुझे? चल रहा है भाई, तू तेरी स्पीड से काम कर, मैं तो पैसे उतने देने हैं, मैं पर डे देने वाला नहीं हूँ, इतना खर्चा मैंने तेरे को स्क्वायर फुट पे दे दिया। अब तू 25 दिन लगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेन स्ट्रक्चर रेडी होने में मेरे पास मार्जिन है। बट पता चला 40 दिन में टर्फ रेडी होगा, रूम बना ही रहा है अभी तक, अब वहां मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाएगा, तो फिर फर्क पड़ेगा। तो जो एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे नहीं है उस एक्टिविटी को आप थोड़ा सा डिले कर भी दोगे तो आपके टोटल प्रोजेक्ट टाइम में फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ में है इसके साथ तो छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। बात समझ आ रही है? तो टोटल ड्यूरेशन आपका प्रोजेक्ट का बढ़ जाएगा। ड्यूरेशन बढ़ना मतलब खर्चा बढ़ना, कॉस्ट बढ़ना, पर डे खर्चा लग रहा है आपका, तो जितना डिले करोगे उतना आपका नुकसान है। ये बात समझ आ गई? क्लियर? अब जो ये दूसरे पाथ है, जो चीजें कनेक्ट होती जाएंगी, ये जितने भी नॉन क्रिटिकल पाथ है ना, नॉन क्रिटिकल, उन पाथ पे जो आपके पास बफर मार्जिन अवेलेबल, मैंने वर्ड यूज किया बफर मार्जिन, उसके लिए यहाँ पे टेक्निकल टर्म है फ्लोट, और एक और टर्म है उसको बोलते हैं स्लैक। ये इनकी लैंग्वेज है। दो टर्म और आपको ऐड करा दिए। अपने बोलते हैं बफर मार्जिन, बोले सर क्या फर्क पड़ेगा, 2 दिन बाद भी खत्म करेंगे तो भी काम तो पूरा हो ही जाएगा टाइम पे। तो इन एक्टिविटीज में हम थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, लिबर्टी ले सकते हैं, उस लिबर्टी को ये लोग बोलते हैं फ्लोट या फिर स्लैक। अब दो अलग अलग वर्ड्स के वो भी समझ लो। जब एक्टिविटी के रेफरेंस में बोलते हैं, ये एक्टिविटी थी ना 0 to 1, दिस इज एक्टिविटी, तो वहां पे वर्ड यूज होता है फ्लोट। और जब किसी इवेंट की बात हो रही होती है तो उसके रेफरेंस में वर्ड यूज होता है स्लैक। तो स्लैक और फ्लोट का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन किसके रेफरेंस में बात हो रही है उस हिसाब से दो सिनोनिम्स है। बोलो, पार्ट समझ में आई? ठीक है। अब देखो यहां तक आते आते आपने कितनी सारी नई चीजें सीखी। टर्म्स देख लो कितने सारे आ गए, एक्टिविटी, इवेंट, ड्यूरेशन, मर्जिंग इवेंट, बर्स्टिंग इवेंट्स, ठीक है, क्रिटिकल पाथ, नॉन क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज, बफर टाइम, फ्लोट एंड स्लैक, ये सारे नए टर्म्स थे जो अभी तक आपको नहीं पता थे। बट अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये सारी चीजें पता है कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब जब कोई क्रिटिकल पाथ का सम दिया होता है तो डेटा में आपको ऐसी चीजें दे रखी होती है, इसके बेस पे ना आपको मल्टीपल चीजें फाइंड आउट करनी होती है। क्या फाइंड आउट करना होता है? सबसे पहले तो क्रिटिकल पाथ निकालो, फिर फ्लोट निकालो, फ्लोट कैलकुलेट करने वाला पार्ट होता है, तो वो सेकंड फेज है। अभी मैंने आपको एकदम फर्स्ट फेज बताया, बेसिक बताया कि नेटवर्क डायग्राम कैसा होता है और क्रिटिकल पाथ फाइंड कैसे करते हैं। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, क्लियर हुआ? अभी आप एक काम कर सकते हो, ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना हो तो आप खाली ना टर्म्स एक पेज पे नोट करके रख लो, मैं आपको इसका कंटेंट बना के ऐसा हो तो पीडीएफ ही भेज दूंगा, तो लिखने में टाइम बचेगा। क्योंकि इतना सारा भी लिखवाने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम फालतू हो जाएगा आपका, और उतना रिक्वायर्ड नहीं है। आप खाली टर्म्स नोट कर लो, जो जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ना उतने नोट कर लो। जैसे एक्टिविटी है, इवेंट है, सिर्फ वर्ड्स लिख लो, एक कीवर्ड की तरह आपके ध्यान में रहेगा कि उसकी सबकी डेफिनेशन मैं आपको भेज दूंगा, तो लिखने का टाइम मत वेस्ट करो। टेल, हेड, आप ये बना भी सकते हो, ये बना ही लो, इसी में आजू बाजू ऐसे लिख लो, बस चलेगा। क्रिटिकल पाथ क्या होता है वो ये रहा, सिर्फ अभी कीवर्ड्स लिख लो, जब मैं कंटेंट भेजूंगा तो आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ ये वर्ड्स बैच में डिस्कस हुए थे और हमने साथ साथ में उसका मीनिंग देख लिया। अभी तो कैलकुलेशन में मजा आएगी, थोड़ा दिमाग यूज होता है लेकिन कैलकुलेशन में मजा बहुत आती है, एंड में आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। और कुछ नहीं समझ आया यहाँ तक पूछना है तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट फेज में जाएंगे और यहीं पर डाउट रहेगा तो मजा नहीं आएगा। ये एक एक्टिविटी है 0 1, ऐसे लिखते हैं 0-1, ये एक एक्टिविटी है, ये टेल है और ये हेड है, वैसे बोला जाता है। टेल इवेंट, हेड इवेंट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो टेल टू हेड वैसे देखा जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था ये सीए फाइनल में, उसमें बहुत डेप्थ में था, और ऐसे थोड़ा प्रैक्टिकली आप विजुअलाइज कर सकते हो ना एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो टॉपिक पढ़ने में बहुत मजा आती थी, मार्क्स भी अच्छे मिलते थे, 10-10 मार्क्स के सम आते थे।
कॉस्टिंग का पेपर होता था, उसमें था पार्ट ए और बी। पार्ट बी में ये था, एक 10 मार्क्स का सम कॉस्टिंग का, एक 6 मार्क्स का सम ये ऑपरेशंस का, 10+6 वैसे ही चलता था। और ये 6 मार्क वाला करने में आपको लगता था कम से कम 10 मार्क का होना चाहिए था, टाइम इतना लगता था। और 10 वाला सम 16 के बराबर, चैलेंज हो जाए किसी का पेपर कंप्लीट हो तो। कॉस्टिंग का पेपर फाइनल का खत्म ही नहीं होता था। मैंने आज तक 80 मार्क्स से ऊपर लिखा ही नहीं होगा, 75, 72, 80 तो मैक्सिमम। और मार्क्स आते थे फिक्स 51। जितने अटेम्प्ट दिए ना इसके 51 ही आते थे फिक्स। कंप्लीट ही नहीं होता था, क्या करेंगे। बेचारे टॉपर लोग रोते रहते थे बाहर आके, 25 मार्क्स का छूट गया। एक पेपर से बाहर निकले, एक रो रहा था लिटरली, बोले मेरा 15 मार्क्स का पेपर छूट गया। फिर उसके आगे एक और हो रहा है, 20 मार्क्स का छूट गया। मैं मन में सोच रहा हूँ मेरा तो 30 मार्क्स का छूटा है, अब मैं तो क्या ही करूँ। हाँ, मर्जिंग इवेंट और बर्स्टिंग इवेंट। बर्स्टिंग इवेंट जो है वो ये वाला है, 1 से निकला ना, 1 से 2, 1 से 3, तो उसको अपने बर्स्टिंग इवेंट बोलेंगे। यहाँ पे आप लिख के रख सकते हो, ये है ना, 1 से 2 और 1 से 3। मतलब जब एक इवेंट में से 2 एक्टिविटी पैरेलली स्टार्ट हो, साथ में स्टार्ट हो, तो बर्स्टिंग। और मर्जिंग मतलब उसका एग्जैक्टली रिवर्स, 2 एक्टिविटीज आके एक इवेंट पे रुके, ये वाला पार्ट 2, 3, 4 वाला, दिस इज मर्जिंग इवेंट। इवेंट नंबर 4 कंप्लीट होने के लिए 2 से जो एक्टिविटी हो रही है वो भी नेसेसरी है, और 3 से जो एक्टिविटी हो रही है वो भी नेसेसरी है। ये 7 में भी ऐसा हो रहा है। 7 इज ऑल्सो मर्जिंग इवेंट, क्योंकि 5, 4 और 6 तीनों टास्क कंप्लीट हो रहे तब जाके 7 तक में पहुंच रहे हैं। वैसा बफर मार्जिन मतलब ऐसा है कि जो नॉन क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज है, ये सारी जो येलो लाइन पे नहीं है, वो सारी एक्टिविटीज में आपके पास उसको डिले करने का मार्जिन है। जैसे ये एक्टिविटी थी ना 2-5, ये 3 दिन में हो जाती है। ये काम अगर आप 2 दिन लेट भी स्टार्ट करते हैं, आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, बिकॉज ये एक्टिविटी इस क्रिटिकल पाथ पे नहीं है। क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटी है ना, 0 to 1, 1 to 3, 3 to 6, 6 to 7, इन एक्टिविटीज में आप डिले नहीं कर सकते। अब ये 10 दिन लगते हैं इसमें, आपने काम एक दिन लेट स्टार्ट किया तो ये 27 का 28 हो जाएगा। लेकिन अगर ये काम आपने यहाँ पे आने के बाद 2-3 दिन लेट भी स्टार्ट किया तो एट द एंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिटिकल पाथ पे नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट है। अब देखो पीछे जो टर्फ वाला एग्जांपल दिया उससे आपको थोड़ा लिंक हो रहा होगा, इसलिए मैंने वो बताया। मैं वही कल सोच रहा था, मतलब कोई ऐसा रियल केस, कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट तो आता ही है, बट मतलब खुद ही करवाया हुआ है तो वही रिलेट करा देता हूँ। मेरे भी एक्टिविटीज एकदम अच्छे से ध्यान में है, क्योंकि रोज बैठा रहता था वहाँ पे बारिश में, बारिश आ गई तो काम रुक जाता था। बोलो, ये क्लियर कंप्लीट। अब देख लेते हैं इसको एज अ सम कैसे सॉल्व करना है। जो मेन अब कैलकुलेशन आएगा ना वो ये वाला आएगा। क्रिटिकल पाथ तक तो गिनना आपने सीख लिया, अब फ्लोट वाला पाथ आएगा, तो इसके लिए जो यही क्वेश्चन है वही आपको बता देता हूँ। अब इन्होंने क्वेश्चन में डेटा दिया कैसे वो समझ लो।
जो क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया होगा, वो नेटवर्क डायग्राम तो आपको खुद बनाना होता है, मैंने पहले एक बार सैंपल में बना दिया। आपको क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, अब बोला इसके बेसिस पे ना आप क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करो और फ्लोट फाइंड आउट करो। वैसा है, फ्लोट में भी 3 टाइप के होते हैं, एक टोटल फ्लोट होता है, एक फ्री फ्लोट होता है और एक इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है। जैसे प्रेजेंटेशन करेंगे मैं उसमें समझा देता हूँ, अभी पहले ये देख लो। अगर आपको यही दिया होता और इसमें से नेटवर्क डायग्राम बनाना होता तो आइडिया लगता कैसे बनेगा। अभी तो मैंने बना के दे दिया था तो चलो एक बार पता चल गया, बट क्वेश्चन तो ऐसे ही दिया होगा ना, इसमें से आपको नेटवर्क डायग्राम जो है खुद से बनाना होगा। अब देखो ये नंबरिंग से मालूम पड़ेगा, पहली एक्टिविटी 0 to 1 है तो स्टार्ट तो ऐसे ही होगा, 0 से कहाँ जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे, 0 to 1 वैसे होने वाला है। अब देखो 1 से आपको दिख रहा है 1 2 1 3, तो वो अपने आप पता चल जाता है। ये ना कभी कभी आगे पीछे बना देते हैं, फिर बाद में रिवर्स आना पड़ता है तो फंस जाते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे 2 3 नहीं है, अगर 2 3 होता, अब पता है ड्राइंग में गलती क्या होती है, आपने सपोज ऐसे बना दिया, अपने को क्या है जहां तक जाना चलेगा, जहां तक मन की लाइन खींच दी, ऐसे बना दिया। अब एक्टिविटी दे रखी है 2 3, तो यहाँ पे नहीं है, फिर आप ऐसे बनाओगे 2 3, अब देखो आप रिवर्स आ रहे हो, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है ना, अपन ने भी रूल में क्या देखा, रिवर्स नहीं आ सकते। 2 to 3 इज ओके, मैथमेटिकली तो आप आगे ही बढ़ रहे हो, बट आप डायग्राम वाइज देखो आप पीछे जा रहे हो, ये फिर गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप आगे पीछे बना रहे हो तो 3 यहाँ तक लेना पड़ेगा और ऐसे जाना पड़ेगा, ये रिवर्स लाइन नहीं हो सकती। ये बात समझ आ रही? तो थोड़ा वो डायग्राम ना कितनी बार हम लोग पहले रफ में बनाते थे, फिर जब समझ में आ जाता था कि हाँ ये वाला सही है तो पूरा कंप्लीट करते थे, नहीं तो बार बार आप बनाते ही रहोगे। फिर ये 1 से लेके 2 हो गया, कुछ नहीं समझ आ रही तो बेस्ट आप एक ही लाइन में रखो पैरेलल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इज अलाउड, थोड़ा भी लेफ्ट तक जाओगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। वैसा है। अब ये इसके बाद आया 2 4 2 5, तो उसका दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट 2 से है। अब इसमें 4 ऊपर लिखूं 4 नीचे लिखूं, वहां भी फंस जाते हैं कितनी बार। देखो अभी नॉर्मली कोई क्या करेगा, 2 4 2 5, हाँ, तो आगे तक पूरा देखना पड़ता है वो। अभी अगर मान लो आपने ये कर दिया, आगे कहाँ फंसोगे मालूम पड़ रहा है। अब ऐसा ऊपर से उसके चले गए, बोले नहीं थोड़ा थोड़ा घुमा के यहाँ से आ जाता हूँ मैं, रास्ता काटना नहीं किसी का, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले ना रफली बना के देखना पड़ता है, ऐसे में कि दोनों अपनी जगह सही है। 2 4 में कोई 4 यहाँ भी लिख सकता है, यहाँ भी लिख सकता है, बट आगे की जो चीजें है ना उस पर डिपेंड करेगा कि वो एग्जैक्टली कौन सा वाला सही है। अब मालूम पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। ये तो रास्ता हाँ, वैसा जंप करके वो एक डमी लाइन बनती है, उसमें ऐसा होता है, वो आप डॉट्स बना के ना जंप करके ले जा सकते हो। क्योंकि डमी लाइन जो होती है वो एक्चुअल में रियल एक्टिविटी नहीं होती, बट अभी डमी वाले पे नहीं जा रहे, थोड़ा अपने सिलेबस के लिए अननेसेसरी ज्यादा हो जाएगा। तो ये 4 इधर लिया, 5 इधर लिया, ये ठीक है। अब 3 4 देखो, अब देखो 3 पीछे और 4 इधर है तो ठीक है, 3 आगे खींच दिया होता फिर वापस रिवर्स जाते तो प्रॉब्लम हो जाती। 3 4 के बाद 3 6, अब देखो ये इधर ही बनाओ, सेफ है। फिर 4 7, देखो 4 7 5 7 6 7, तो 7 तो लास्ट में ही आना है, इसको सबके साथ जोड़ दो, हो गया, समझ आ गया। अब ये जो आपका नेटवर्क डायग्राम है, इनके रूल्स के हिसाब से सही है, इसमें कुछ एरर नहीं है। रिवर्स जाते तो एरर हो जाता, वो लाइन कट करके क्रॉस करके जाते, घुमा के जाते, वो सब एरर हो जाता। दिस इज प्रॉपर नेटवर्क डायग्राम, अपन ने तो पहले ही बना लिया था, अभी आपके सामने। फिर ये बनाने के बाद ना अपन ड्यूरेशन प्लेस करते हैं, तो ड्यूरेशन लिख दी। ड्यूरेशन लिखने के बाद हम पाथ ढूंढते हैं, कौन कौन से पाथ अवेलेबल है टू रीच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। हर एक पाथ की ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं, और जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसको अपने बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ तक आते आते हाफ सम अपना हुआ, क्रिटिकल पाथ हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें इस नेटवर्क के हिसाब से फ्लोट ढूंढना है। फ्लोट का मतलब कौन सी एक्टिविटी को मैं कितना तक मैक्सिमम डिले कर दूं तो चलेगा। अब एक होता है फ्री फ्लोट, एक होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। फ्री फ्लोट का मतलब है जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसको डिस्टर्ब किए बिना मैं इस एक्टिविटी में थोड़ा लेट काम शुरू करूंगा तो चलेगा। इंडिपेंडेंट फ्लोट का मतलब ऐसा है कि ये जो एक्टिविटी है, मैं अगर इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करता हूँ तो ना पीछे वाली एक्टिविटी को फर्क पड़ेगा, ना आगे वाली एक्टिविटी को फर्क पड़ेगा। दो एक्टिविटीज कनेक्टेड होती है ना, देखो ये वाला पार्ट, ये 2 5 है ना। प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन सी 1 2, सक्सेसर एक्टिविटी कौन सी 5 7। अब इंडिपेंडेंट फ्लोट का मतलब कि मैं इसमें कितना भी छेड़छाड़ करूं, इसको और इसको दोनों को डिस्टर्ब नहीं होगा। और फ्री फ्लोट का मतलब ये है कि मैं इसमें जो चेंजेस करूं उससे मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी डिले नहीं होनी चाहिए, पीछे वाली एक्टिविटी को प्रॉब्लम नहीं। तो इंडिपेंडेंट दोनों को डिस्टर्ब ना करे, फ्री फ्लोट किसी एक को डिस्टर्ब ना करे, और टोटल फ्लोट मतलब सबको ऐड करके मैक्सिमम
कि इससे ज्यादा मार्जिन तो मेरे पास है ही नहीं। वो गिनवाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब इसे टर्म्स बता रहा हूँ कि टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, ऐसा कुछ होता है। अब इसका भी जो प्रेजेंटेशन है ना, वो पूरा अपने को टेबुलर फॉर्मेट में करना पड़ता है। अब टेबल में कॉलम थोड़ी ज्यादा बनती है, मैं पहले एक बार बना देता हूँ, आप देख लो, उसके बाद ही बनाना। ग्यारह कॉलम है। क्यों नहीं पढ़ाते ना लोग, वो भी आपको समझ आ जाएगा। आप भी बोलोगे सर नहीं पढ़ाते तो भी चलता। नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ये तो है बुक में, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो मेरे पढ़ा दिया आप तो आ भी जाए तो क्या दिक्कत है। मेरे लिए तो नॉस्टैल्जिक टॉपिक है ना, इसलिए मैं तो आराम से पढ़ा रहा हूँ। अब मेरा कुछ जान नहीं रहा है इसमें। आपको भी याद रहेगा क्या क्या पढ़ के आए हम लोग। CS बनने के बाद याद आएगा कि बहुत ज्यादा मेहनत करके आए हैं। 11 कॉलम बनाएंगे। अरे वो सीधी लाइन ऐसे तो सीधी नहीं बनेगी, फिर भी बेस्ट लाइन कर। नहीं, वो ऐसे ऐसे हो जाती है ना थोड़ी, बाकी तो सीधी है। वो मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी तो इन्होंने स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन दिया है इसमें। 3 4 5 हो गई, 6 ज्यादा हो जाएगी, वो चलेगा, उसमें नुकसान नहीं है। अब यहाँ आगे काम आ जाए। ज्यादा सेविंग्स कर ली और खर्चा ही नहीं किया कुछ, वैसा हो जाता है। ये हो गई। कोई बात नहीं, अब इनको ठीक नहीं कर पाऊंगा, जो है यही है। वैसा है। चलो देखें, अब फॉन्ट भी छोटे करो, ये हैंड राइटिंग में तो आ जाओ। एक्टिविटी सारी वही वाली जो अभी आपने वो पीछे क्वेश्चन में देखी ना, वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे आएंगी। 0 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, ये सारी एक्टिविटीज। नेक्स्ट जो कॉलम है आपका वो है ड्यूरेशन का। डी लिख देता हूँ शॉर्ट में। ड्यूरेशन भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, सारी वही वहीं से लिखनी है। 2 8 10 6 3 3 7 5 10 6 3 3 7 5, लास्ट में 2 2 और 8। चलो ये हो गई आपकी ड्यूरेशन। अब यहाँ से नई चीजें स्टार्ट होंगी कि फ्लोट फाइंड करना है वो कैसे होता है। इसके लिए कुछ टर्म्स पहले तो आपको बता देता हूँ, यहाँ जैसे दिए हैं वैसे लिखना। एक बार हेडिंग्स दे ही देता हूँ ना, फिर आराम से समझाता रहूँगा। चलो ये है, पहले टर्म समझते हैं फिर कैलकुलेशन। एक्टिविटी और ड्यूरेशन तो आपको पता है, नेटवर्क डायग्राम बना चुके हो, क्रिटिकल पाथ आपको मालूम है। EST का मतलब है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। कोई भी काम जल्दी से जल्दी कब शुरू किया जा सकता है, कि आपकी एग्जाम आ रही है, आपको पढ़ना है, कब शुरू कर सकते हो जल्द से जल्द? अब भी वो तो अगले अटेम्प्ट के लिए ना। अगले अटेम्प्ट के लिए तो रिजल्ट आते अगले दिन शुरू कर दो, ठीक है? वैसा है, दैट इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। कोई भी एक्टिविटी जो नेटवर्क में थी, आप जल्दी से जल्दी कब शुरू कर सकते हो, तो प्रैक्टिकली तो आज, वैसा हो गया। अर्लीस्ट फिनिश टाइम ये तभी आएगा जब आपने स्टार्ट सबसे अर्ली किया होगा। कोई काम करने में अगर आपको 10 दिन लगने वाले हैं और आपको ऐसा है कि जल्दी से जल्दी वो काम खत्म करना है, तो शुरू कब करना पड़ेगा? आज, अभी। तो 10वें दिन खत्म होगा। बोले नहीं कल स्टार्ट करूंगा, तो भाई 11वें दिन खत्म होगा। फिर समझ आ रहा है? तो ये जो है ना, इन दोनों में डिफरेंस पता है कितना है ड्यूरेशन का? आप जितने EST और EFT में जो गैप है वो ड्यूरेशन का है।
अगर आपको EFT फाइंड करना है, सो दिस इज नथिंग न्यू, दिस इज EST प्लस ड्यूरेशन। जितना जल्दी शुरू करोगे और काम करने में जितने दिन लगेंगे उतना जल्दी काम खत्म होगा। 10 दिन का काम है, आज शुरू करूंगा, 10वें दिन खत्म हो जाएगा। अब बोला आज नहीं शुरू करना तो मूड नहीं है, कब स्टार्ट करें? बोले मंडे शुरू करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। बोले मंडे और लेट कर सकते, बोले और लेट किया फिर एग्जाम आ जाएगी। होता है ना, आपका रिवीजन वाला पार्ट है, देखो 10 दिन की पढ़ाई बाकी है, आपके पास 15 दिन बचे हैं आज से, तो आप लेट में लेट ये पढ़ाई शुरू करना कितने दिन डिले कर सकते हो? 5 दिन। 6 दिन हो गए तो फिर दिन कम पड़ जाएंगे, फिर या तो कुछ सिलेबस कटेगा कि भाई इतना जो है नहीं कवर अप हो पाया एंड एवरीथिंग, तो वो बात वैसी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि आपके पास एक 15 दिन का मार्जिन है, बट आपका टास्क जो है वो 10 दिन का है, तो आपके पास बफर कितना है? 5 डेज का। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम पता है कौन सा होगा? 6th डे। 6ठे दिन अगर सुबह पढ़ाई शुरू नहीं की तो 15th डे पे काम खत्म नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो जो भी इवेंट है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर सकते हो, थोड़ा डिले चलेगा, चलना कल शुरू करते परसों करते, और अपने साथ होता भी तो है पढ़ाई में, अपना सेम ऐसे ही होता है, चलना कल देख लेंगे, अभी इतना अर्जेंट नहीं है। जब तक वो जान पे नहीं आती ना कि अब बुक नहीं खोली तो फेल हो जाऊंगा, वो आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है कि भाई अब नहीं शुरू किया ना तो गए। अभी तक क्या चल रहा था, चलो ठीक है थोड़ा लेट गो कर लिया, बट कितने लोग कैसे होते हैं, नहीं अपने को ना टाइम से पहले काम खत्म करके रखना है। स्कूल टाइम पे भी ऐसा होता होगा ना, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक पता वो होमवर्क नहीं होता था रोज का जो मिलता था, बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं भी एक कैटेगरी में था, दोनों में से आप भी एक कैटेगरी में होगे। स्कूल से जो होमवर्क मिला, कुछ बच्चे ना घर आते ही पहले ही बैठ जाते थे, घर में घुसे सीधा पहले होमवर्क करने बैठ गए। मतलब कुछ अचीव नहीं होता ऐसे लाइफ में, बट वो ऐसे जल्दी होती है कि मैं अपना काम टाइम से पहले खत्म कर दूं। कितने बच्चे तो रिसेस में शुरू हो जाते थे, है ना, होता होगा आपकी क्लास में, देखो हर वैरायटी के बच्चे एक ही क्लास में होते थे। जैसे ही वो टीचर गए, होमवर्क दिया, दूसरे टीचर आने में 10 मिनट का ब्रेक है, वो तभी लेके बैठ गया। बोला भाई ब्रेक है, ये ब्रेक एंजॉय करने के लिए, बातें कर ले, मजाक कर ले, फिर आएगा वापस 1 घंटा एक और लेक्चर अटेंड करना है। अब ब्रेक टाइम में होमवर्क कर रहा है तो फिर घर पे क्या करेगा? होमवर्क का वर्ड ही होता है ना, घर पे जाके करना है होमवर्क, तो क्लास में शुरू हो गया। बोला तुम लोग इतनी क्या उतावल है खत्म करने, कल खत्म करके लाना है ना, कल कर लेना। तो आपके पास अर्ली स्टार्ट टाइम तो है क्या, वो भी बैठ जाओ होमवर्क करने, या चलो होमवर्क को होमवर्क मान रहे टेक्निकली, तो घर जाते ही आप घर में घुसे, कपड़े चेंज किए, पहले होमवर्क करने बैठ गए। एक वो पॉइंट है। दूसरी कैटेगरी के बच्चे सुबह करेंगे, मैं खुद भी सुबह वाला ही था, आराम जल्दी आए थे। हाँ देखो मुझे पता है कि होमवर्क है आधे घंटे का, कितनी बार तो 15-20 मिनट के सम्स होते थे मैथ्स के, मतलब क्या टाइम लगेगा, छापना ही तो है। तो 7 बजे घर से निकलना है स्कूल के लिए, मैं 6:40 को लेके बैठा हूँ, मुझे पता है काम ही 20 मिनट का है और 20 मिनट में हो जाएगा। तो अभी शाम को, अभी स्कूल से आया, अभी खेलना कूदने का टाइम है, अभी ये सब करने कौन बैठेगा? तो आके तो अपने खेलने चले गए, घर वाले बोल रहे हो जाएगा, इतना कुछ नहीं, देख लेंगे। तो कितनी बार रात को लेके बैठते थे कि चल भाई सुबह नहीं उठे तो ऐसा कुछ है, तो कितनी बार तो एकदम सुबह डेडलाइन लास्ट मोमेंट। अब 1 मिनट भी लेट हुआ तो टाइम पे खत्म नहीं होगा, स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा, और उसमें मरते थे। किसी दिन अगर टाइम पे आंख नहीं खुली और सुबह लेट हो गए तो 6:40 वाला प्लानिंग गया, तो जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है ना, उस टाइम पे शुरू ही नहीं हो पाता था। एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट में वही चीज है, कुछ भी फर्क नहीं है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आप जितना जल्दी शुरू कर सकते हो करो, इसमें ड्यूरेशन जोड़ दो, आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा। लेटेस्ट का मतलब इससे लेट किया तो गए, अब जितना लेट स्टार्ट करोगे उसमें भी तो ड्यूरेशन ही जुड़ेगा ना, ये काम करने में 20 मिनट लग रही है, अब 7 बजे की डेडलाइन है, 6:40 को शुरू करोगे तो 7 बजे खत्म होगा, 20 मिनट का काम है। लेकिन यही सुबह 5 बजे उठ के लेके बैठ गए तो 5:20 तक खत्म हो जाएगा। तो फिर डेडलाइन का इतना पंगा नहीं है, लेकिन ये एंड पॉइंट आ चुका है, इसे लेट नहीं कर सकते। सो दिस प्लस ड्यूरेशन इज EFT, LST प्लस ड्यूरेशन इज LFT। तो ये एकदम सिंपल हो गया। तो फॉर्मूला जो है ना इसका ऐसे ही बन जाता है, इसको ये लोग ऐसे नाम देते हैं, EI करके दे दिया सिंबल। अब EFT क्या होगा पता है? EI प्लस ड्यूरेशन। LST को नाम दे दिया LI, ये हो गया LI प्लस ड्यूरेशन। फॉर्मूला अपने आप बन जाता है, बहुत लॉजिकल चीज है, रटने वाला काम नहीं है ऐसा कुछ। अब ये जो है ना, दिस इज स्लैक, टेल स्लैक, हेड स्लैक। अब टेल और हेड था क्या, कोई भी एक्टिविटी है 1 to 2, जैसे एक्टिविटी ना 1 to 2, तो ये टेल इवेंट है, ये हेड इवेंट है। तो टेल पे भी एक स्लैक अवेलेबल होता है, बफर अवेलेबल होता है, और हेड पे भी बफर अवेलेबल होता है, तो वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखेंगे। ये है टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट में सब कुछ आ गया, मैक्सिमम कितना फ्लोट मतलब कितना बफर अवेलेबल है, कोई भी एक्टिविटी को आप कितना डिले करोगे मैक्सिमम तो चलेगा। उसी के पार्ट होते हैं फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब ये गिनवाता जाऊंगा ना तो आपको समझ आता जाएगा क्या गिन रहा हूँ, उसमें ऐसा लर्निंग वाला पार्ट नहीं है, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी वैसे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखें ये कैसे होगा वो भी समझ लो। इसमें ना नेटवर्क डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, पर थोड़ा ना वापस से लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ लिख चुका हूँ, वो सेम यूज करने जाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। नेटवर्क डायग्राम वापस बना लेते हैं। अब ये फाइनल वाला बना रहे हैं जिसमें से पूरा सम कैलकुलेट होना है।
एक्टिविटी क्या क्या थी आगे, 1 2 1 3, इसके बाद 2 5, एक बार खाली चेक कर लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, 3 6 और 3 4 भी है, 3 4, फिर 4 7 5 7 और 6 7, ये एक्टिविटीज है। ठीक है, ड्यूरेशन की भी जरूरत पड़ेगी, क्रिटिकल पाथ की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये 2, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सम करने में टाइम लगता है, जल्दी में नहीं होगा। 2 4 में 6, 2 5 में 3, 3 4 में 3, 3 6 में 7, 4 7 में 5, 5 7 में 2 और 6 7 में 8, ये सब चीजें हैं। अब देखो ये इतना पार्ट हो गया। अब इसके बाद आपको सिलेक्ट करना होता है क्रिटिकल पाथ, वो भी अपन फाइंड कर चुके हैं। क्रिटिकल पाथ ये वाला था, 0 1 1 3 3 6 और 6 7, सो दिस इज क्रिटिकल पाथ। अब ऐसा होता है, ये जो हर एक इवेंट है ना, हर एक इवेंट, इसको इवेंट बोलेंगे और इसको एक्टिविटी बोलेंगे। हर एक इवेंट पे आपको EST LFT ये सब ढूंढना होता है एट एवरी इवेंट, ताकि आप वो टेबल कंप्लीट कर सको जो चीजें हमें वहां पे चाहिए थी। अब कैसे उसको स्टार्ट करना है वो समझो। शॉर्ट में अपने ना इसको यहाँ पे लिखते हैं E और L, हर एक इवेंट पे, यहाँ पे भी आएगा, 1 पे भी आएगा, E और L की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे भी आएगा E और L, यहाँ पे भी आएगा, सब पे। सब पे आ गया, थोड़ा देख लेना। हाँ, ये E और L और कुछ नहीं है, ये EST है और LFT है। अभी इतना ध्यान रखो ताकि आपको पता हो कि क्या है। अब इसको पूरा कैसे करना है, तो क्रिटिकल पाथ को टारगेट करना है। जो क्रिटिकल पाथ है ना, उसकी ये वैल्यूज पहले फिलअप करनी है, नॉन क्रिटिकल पाथ की बाद में, ये उसका स्टेप है। अब देखो क्रिटिकल पाथ में अपना स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है, 0 और 1 से। स्टार्टिंग पॉइंट पे हमेशा वैल्यू होती है 0 0, इंप्लाइड है। स्टार्टिंग पॉइंट में क्या वैल्यू आएगी, ड्यूरेशन तो कुछ है ही नहीं, ये तो एकदम इनिशियल स्टेज है वैसा है। फिर आप यहाँ पे आ जाओ 0 to 1। अब ये जो वैल्यूज फिलअप करनी है कैसे मिलेगी, दिस प्लस ड्यूरेशन, तो वो ड्यूरेशन मिला के कितना हो गया दोनों, 2। क्रिटिकल इवेंट्स पे E और L की वैल्यू सेम होती है, इसलिए फिलअप करना इजी होता है। नॉन क्रिटिकल पे वैल्यू वेरी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लोट, प्लस माइनस आ सकती है, तो वो पहले भरने जाओगे तो पूरा गलत हो जाएगा वैसा। तो पहले क्रिटिकल पाथ वाली फिलअप कर लो, वो इजी भी रहेगी। यहाँ से क्रिटिकल पाथ नेक्स्ट कौन सा, ये वाला, तो 1 2 पे जाना ही नहीं है अभी, 1 2 3, ये 2 और 2 आ गया था, ड्यूरेशन कितना 10, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। फिर 3 to 6, 12 plus 7 19, 6 to 7 19 plus 8। अब देखो बात समझाता भी जा रहा हूँ, लर्निंग नहीं है। EST LFT आप कुछ भी बोलो, क्रिटिकल पाथ पे बफर मार्जिन होता है, एक भी दिन डिले कर दे, एक भी दिन जल्दी कर दे, पॉसिबल है। ये लॉन्गेस्ट पाथ है और ये मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट है, ये लगने ही वाला है। तो देखो कहीं पे भी आपको कोई मार्जिन दिखेगा ही नहीं। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम सेम है, बिकॉज बफर मार्जिन इज 0। इसीलिए क्रिटिकल पाथ पे ये दोनों वैल्यूज हमेशा इक्वल होती है, और इसलिए ये पहले फिलअप कर देने से आपका काम आसान हो जाता है। समझ आए? अब देखो क्रिटिकल पाथ वाला तो आपने फिलअप कर दिया, अब बचा क्या, नॉन क्रिटिकल वाला। इवेंट 2 5 और 4, ये 3 बचे। अब इसके लिए थोड़ा रूल लगाना पड़ेगा। अगर मर्जिंग और बर्स्टिंग इवेंट वाला पॉइंट आता है तो, नहीं आता है तो प्रॉब्लम नहीं आती। देखो फॉर इंस्टेंस अपन 2 की बात करते हैं, 1 के बाद जो इवेंट 2 है उसमें ऐसा कुछ है कि कोई बर्स्टिंग इवेंट या मर्जिंग इवेंट वाला प्रॉब्लम हो। 2 तक आने का एक ही रास्ता है ना 1 से, तो ये बहुत सिंपल है। आपको पहले ना ये E वाला, नहीं ये पता है, ये सीधा रास्ता है E वाला, और L वाला उल्टा रास्ता है, ऐसे समझ लो तो कैलकुलेशन थोड़ा समझ आएगा। यहाँ पे अगर मैं हूँ इवेंट नंबर 1 पे और मुझे इवेंट 2 पे जाके ये जगह फिलअप करनी है, तो मैं ये E कैसे फिलअप करूंगा, 2 + 8, ये हो गया 10। ये बात समझ आ रही? मैं एक बार थोड़ा साथ में वेरीफाई करता जाऊंगा, बाई चांस मिस्टेक ना हो जाए। ये समझ आया? अब देखो इसके बाद नॉन क्रिटिकल वाला इवेंट कौन सा, 5। 2 से 5 पे जा रहे हैं, एक ही रास्ता है। ई जब फिलअप करते हैं तो सीधा जाना है, एल जब फिलअप करते हैं तो रिवर्स में आना होता है, वैसा होता है। अब ये 10 आ चुका है, 10 + 3 13। बात समझ आई? अच्छा, अब 13 + 2 यहाँ मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्रिटिकल पाथ नहीं है। क्रिटिकल पाथ होता तो सारा मैच करता, नॉन क्रिटिकल में बिकॉज बीच में कहीं ना कहीं बफर होते हैं, तो बफर की वजह से वो मैच नहीं करता है, ये पॉइंट है। अब ये वाला देख लेते हैं,
एल वाला जो पार्ट है वो देख लो। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से ये जो फिलअप करना है ना उसमें इधर से शुरू करना है लास्ट इवेंट से। 7 में लास्ट इवेंट में LFT कितना है 27। अब देखो 7 से पीछे 5 पे जाना है। 5 पे जाने का एक ही रास्ता है और भी कोई रास्ता दिख रहा है? कुछ बस्टिंग मर्जिंग इवेंट है? नहीं है ना, तो सिंपल है 27 - 2। ठीक है, एक ही रास्ता है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 5 से वापस जाना है पीछे 2 पे, एक ही रास्ता है, दो रास्ते हैं? 4 से भी तो जा सकते हैं, समझ आ रहा है? अच्छा 7 से 4 पे आने का एक ही रास्ता है कि मल्टीपल रास्ते हैं? एक ही रास्ता है ना ये तो ये फिलअप करना है पहले 27 - 5, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, मर्जिंग बस्टिंग कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप 2 पे जा रहे हो, ये फिलअप करना है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। 2 तक आने का रास्ता इधर से भी है रिवर्स में और इधर से भी है, समझ आ रही है? अब देखो यहाँ से अगर आप गिनोगे तो 25 - 3 22, और यहाँ से गिनोगे तो 22 - 6 16। तो बोले कौन सा ले, तो इसमें बोलते हैं विच एवर इज लेस। रूल ऐसा है दोनों में से विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे जो आपका L की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 16। ये जो है ना इसके लिए लिख देता हूँ, बात समझ आई? क्योंकि 2 तक आने का रास्ता इधर से भी है इधर से भी, और कोई तीसरा रास्ता दिख रहा है नहीं। तो जब भी ऐसा होगा, जब L की वैल्यू LFT की वैल्यू आप ढूंढ रहे हो तो आपको रिवर्स ही आना होता है, वो तो पक्का है। जब E की वैल्यू ढूंढ रहे होते हो तो आपको फॉरवर्ड जाना होता है, वो भी पक्का है। तो हमने देखो शुरू यहीं से किया था, नॉन क्रिटिकल पाथ 0 to 1 तो क्रिटिकल था, जब 1 से 2 पे गए तो E में ड्यूरेशन जोड़ दिया, फाइनल हो गया। फिर इस E में वापस ड्यूरेशन जोड़ दिया, फाइनल हो गया। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं थी, तो हमने फाइंड कर लिया था। अच्छा और कोई E फाइंड आउट करना रह गया था? ये एक बाकी है, वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़े, 4 तक आने का एक रास्ता, 4 तक आने का दूसरा रास्ता, समझ आ रहा है? तो देखो ये 4 है ना, इस तक पहुंचने के भी 2 रास्ते हैं। ये मर्जिंग इवेंट है। तो मर्जिंग इवेंट में जब आप E फाइंड करते हो तो देखो अगर आप इस रास्ते से आओगे 2 to 4, तो ये E की वैल्यू 10 थी और ड्यूरेशन 6, 10 + 6 कितना 16। लेकिन अगर आप यहाँ से आए, E की वैल्यू 12 थी, 12 + 3 15, दो अलग वैल्यू आ रही है। अब रूल ऐसा है कि जब E की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो और आप मर्जिंग इवेंट में आ रहे हो तो रूल बोलता है विच एवर इज हायर। और जब आप L की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो और आप बर्स्टिंग इवेंट में पीछे आ रहे हो तो उसमें फॉर्मूला है विच एवर इज लोअर, समझ आया? तो यहाँ पे देखो 4 तक पहुंचने के 2 रास्ते थे ना, कौन से थे? यहाँ से 2 to 4 और 3 to 4। जब 2 to 4 पहुंचने जा रहे थे 10 + 6 16, और यहाँ से आ रहे थे 3 to 4 तो 12 + 3 15। तो कौन सा लेंगे? विच एवर इज हायर, E वाले में विच एवर इज हायर। और यही जब हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे 2 वाले पे, जब रिवर्स में आ रहे थे तो यहाँ से भी रास्ता था, यहाँ से भी रास्ता था, तो कौन सा लेंगे? विच एवर इज लोअर। तो एक 22 था और एक 16 था, तो हमने कौन सा लिया? लोअर, दैट इज 16। तो ये जो है ना, ये विच एवर इज लोअर की वजह से आया, और ये जो है विच एवर इज हायर की वजह से आया। पता चला? टेबल शुरू करने से पहले ये सारी वैल्यू सही से फिलअप करना नेसेसरी है। सब कुछ कनेक्टेड है। पहले आपका नेटवर्क डायग्राम सही बनना चाहिए, दूसरा आपका क्रिटिकल पाथ सही सिलेक्ट होना चाहिए, वहां तक आने के बाद आपको ये वैल्यूज फिलअप करनी है। ये वैल्यूज फिलअप करते ही आपका वो आधा टेबल हो गया। पर अगर ये वैल्यूज ही गलत गिनी तो पूरा टेबल गलत और सब मार्क्स चले जाएंगे। ये वैसा होता है। बात यहाँ तक समझ आई? तो हमने यहाँ पे किया क्या, वो समराइज करके आगे स्टेप पे चलते हैं। हमने पहले ये देखा कि हमें EST और LFT हर एक इवेंट पे फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले टारगेट किया क्रिटिकल पाथ को, बिकॉज क्रिटिकल पाथ जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसमें बफर नहीं होता। तो क्रिटिकल पाथ पे जो भी इवेंट्स आते हैं उसका EST और LFT की वैल्यू इक्वल होती है, ये सारी। तो इसमें कोई बफर होता नहीं है, गिनना इजी है। सीधा आप 0 0 से स्टार्ट करो, ड्यूरेशन जोड़ते जाओ, बात चलती जाएगी। अच्छा रिवर्स में आना हो तो भी कर सकते हैं। आप यहाँ से भी स्टार्ट करोगे ना तो भी ये सारा सही आने वाला है। क्रिटिकल पाथ पे कोई पंगा नहीं। सपोज आप बोले सर यहाँ से स्टार्ट करके वहां जाएंगे, कोई बात नहीं। E27 L27 क्यों? क्योंकि टोटल क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन 27 में से आप रिवर्स जाओ, 8 माइनस करो 19, इसमें से रिवर्स जाओ, इसमें से रिवर्स जाओ, इसमें से रिवर्स जाओ, चलेगा। तो क्रिटिकल पाथ पे E और L फाइंड आउट करने के लिए 0 to 7 जाओ या 7 to 0 जाओ, टोटल वैल्यू के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब नॉन क्रिटिकल पाथ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। नॉन क्रिटिकल पाथ पे अगर मर्जिंग और बर्स्टिंग नहीं हो रहा है तो भी पंगा नहीं है, सीधा जोड़ते जाओ, ड्यूरेशन काम खत्म। आप E फाइंड आउट करना है तो लेफ्ट टू राइट जाओगे, और L फाइंड आउट करना है तो राइट टू लेफ्ट जाओगे, और सीधा प्लस और माइनस करते जाओगे, काम हो जाएगा। इसलिए उसमें भी कोई पंगा नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? मर्जिंग और बर्स्टिंग वाले। जो प्रॉब्लम अपने को 2 जगह मिली, एक 2 पे और एक 4 पे।
2 पे प्रॉब्लम ये था कि ये बर्स्टिंग इवेंट है, तो जब वापस आ रहे हैं तो वापस आने का रास्ता 2 जगह से आ रहा है। तो जब वापस आ रहे हैं 2 जगह से रास्ता आ रहा है, 2 वैल्यूज अलग अलग आ रही है, तो आपको लेनी विच एवर इज लोअर। एल है ना, तो एल के साथ लोअर वैसे रिलेट कर लो तो याद हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट था 4, ये था मर्जिंग इवेंट। 2 to 4 भी आ रहा है, 3 to 4 भी आ रहा है, तो ई वाली वैल्यू में लेना पड़ता है विच एवर इज हायर। ये बात समझ आ गई। ये करके हमने पूरा टेबल जो है वो फिलअप कर लिया। अब यही सारी वैल्यूज ई एस टी एल एफ टी वाली हम वो टेबल में फिलअप करेंगे जो अपन ने बनाया, वो 11 कॉलम वाला। बात समझ आई आता? ठीक है, चलो देखते हैं। आपको ये लिखना है, बनाना है तो बना दो, इतना तो लिख लो, थोड़ा उस बहाने याद हो जाएगा। टू वाला जो है ना उसको बर्स्टिंग इवेंट बोलते हैं, क्योंकि 2 में से 2 निकल रहे हैं ना, 2 4 2 5, तो यहाँ से बर्स्ट हो रहा है। और ये जो 4 है ना, ये मर्जिंग इवेंट है, क्योंकि 4 तक आने के 2 रास्ते हैं, तो उसको मर्जिंग इवेंट बोलेंगे। तो जहाँ मर्जिंग इवेंट है वहां तक आने के 2 रास्ते हैं, मतलब ई फाइंड आउट करते टाइम आपके पास 2 ऑप्शन है होने वाले हैं, तो उसको फिर विच एवर इज हायर पे लेके जाएंगे। और बर्स्टिंग इवेंट वाले में ऐसा है कि वापस आते टाइम आप यहाँ से 2 रास्ते निकल रहे थे, तो रिवर्स आते टाइम फिर जब एल फाइंड आउट करोगे तो उसमें विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा वैसा। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया। चलो अब देख लें, अब टेबल पे चलते हैं।
अब देखो ये वैल्यूज ना आपने क्योंकि बना लिया ना, तो उसमें आपको साथ में समझ आएगा, क्योंकि मैं दोनों स्क्रीन स्विच नहीं कर पाऊंगा। तो आपने जो अभी डायग्राम अभी जस्ट बनाया वो देखना, और ये टेबल के साथ मैच करने की कोशिश करना कि जो आपने फाइंड किया वो क्या है, कहाँ लिखना है, तो ये मालूम पड़ेगा क्या चल रहा है। अब देखो जो इवेंट 0 0 है, ठीक है, उस पे जो आपने ई और एल की वैल्यूज फाइंड आउट की थी ना, सॉरी नेक्स्ट, ये जो आपने वैल्यूज फाइंड आउट की थी ये एग्जैक्टली है क्या, दिस इज, ये जो चीज है ना, दिस इज ईएसटी ऑफ एक्टिविटी 01, टेबल में फिलअप करने के लिए आपको चीजें बता रहा हूं। और ये जो है ये है एलएफटी ऑफ एक्टिविटी 01। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यहाँ आगे जब बढ़ते हैं तब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो शायद आपको बात समझ आ जाए। जैसे ये वाला केस ले लेते हैं, चलो तो ये अच्छा रहेगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। एक समझ आ गया फिर प्रॉब्लम नहीं। ये जो है आपको पता है ये है तो ईएसटी, और ये जो है दिस इज एलएफटी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो ईएसटी है ये कौन सी एक्टिविटी का ईएसटी है? रीजन बीइंग ये मिड पॉइंट है, ये 0 to 1 भी है, 1 to 2 भी है ना। इवेंट 1 जो है वो तो दोनों के बीच में आ रहा है, एक्टिविटी 01 और एक्टिविटी 12 के बीच में आ रहा है इवेंट 1। तो इसमें ऐसा होता है जो ईएसटी है वो नेक्स्ट एक्टिविटी का काउंट होता है। दिस इज ईएसटी ऑफ एक्टिविटी 12। आपके टेबल में देखो 12, ये दिख रहा है 12, तो जो ईएसटी है ना वो इसका है, ईएसटी ऑफ 12। लेकिन वही पॉइंट है जो ये है एलएफटी, ये पता है किसका है? ये पीछे वाली एक्टिविटी का है 01। हाँ एक आगे जाओ पीछे जाओ, हाँ हाँ वैसे ही है। ई मतलब हमेशा फॉरवर्ड, एल मतलब हमेशा बैकवर्ड, तो आपको ध्यान रहेगा वैसा है। वो टेबल फिलअप करने के लिए चीज समझनी जरूरी है, नहीं तो कहाँ प्लेस करना है वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। वैसा है, अब बात समझ आ रही? ठीक है, अब इसके बेसिस पे देखो अपने वो टेबल में वैल्यू फिलअप करते हैं। अब क्योंकि डायग्राम आपके पास बुक में है तो साथ साथ में आपको थोड़ा देखने में ईजी रहेगा। आपने जो भी ये ई फाइंड किए ना, ये है सारे ईएसटी। सिंपल रखो, कोई इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं। जितने भी आपने ई फाइंड किए ऑल दीज आर ईएसटी। और जो भी आपकी एक्टिविटी है, जैसे एक्टिविटी है 01, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट वाला जो ईएसटी है वो आपको लिखना है। एक्टिविटी है 12, स्टार्टिंग पॉइंट वाला ईएसटी वो आपको लिखना है। एक्टिविटी है 25, स्टार्टिंग पॉइंट 24, स्टार्टिंग पॉइंट सेम वैसा रहेगा। 34, 36 सबके लिए ईएसटी वही रहेगा, बस तो बहुत सिंपल हो जाएगा, उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। अब वो टेबल में फिलअप कर लेते हैं। चलो ईएसटी वाले से स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास डायग्राम है तो आप उसमें से देख सकते हो, मैं भी यहाँ पे वैल्यूज उस हिसाब से लिख देता हूँ। एक्टिविटी 01, उसकी जो ई की वैल्यू थी वो क्या थी? 0। ई और एल जो आपने लिखा है ना वही आपको देखनी, ई की वैल्यू। एक्टिविटी 12 2, एक्टिविटी 13 उसमें भी 2 ही आएगा, है ना, वैल्यू तो सेम ही रहेगी, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ना। 13 पे भी जाओगे तो ई की वैल्यू सेम ही रहने वाली, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वही लेना है जो आपने फाइंड आउट किया, ये वाला। 12 पे जाओ, 13 पे जाओ, स्टार्टिंग पॉइंट 1 है ना, तो ई की वैल्यू वही लेनी है आपको। हाँ तो कुछ सिलेक्ट करना ही नहीं उसमें, वैसा हो गया। ठीक है, अब सिंपल हो गया ना। 24, तो आप देख लो 2 के ऊपर आपने ई की वैल्यू क्या लिखी है? 10 लिखी है ना, तो देखो 2 5 में भी सेम आई। ठीक है, इजी है। 3 4 3 6 में देख लो, 3 पे आपने वैल्यू लिखी है 12, ठीक है, दोनों में 12 है। 4 पे आपने वैल्यू क्या लिखी है? 16, तो 4 7 वाले में 16। 5 7 में 5 पे वैल्यू क्या लिखी है? 13, और 6 7 वाले में 6 पे वैल्यू क्या लिखी है? 19। हो गया फिलअप। ठीक है, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आपने जो भी वो ई और, अब देखो ई और एल आपने सही ढूंढा है तभी ये सब सही बन रहा है। अगर यहाँ पे वो डायग्राम में आपने गिनने में कुछ भी गलती की है, शुरुआत से सब गलत होता जाएगा और पता भी नहीं चलेगा सब रॉन्ग जा रहा है, तो मतलब नहीं है। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया, ये वैल्यूज ई और एल वाली, ये वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही गिनो। और इसलिए मैंने आपको बताया कि स्टार्ट कैसे करना है। क्रिटिकल पाथ से स्टार्ट करना है, फिर बाकी नॉन क्रिटिकल वाले पे, और जब ई फाइंड आउट कर रहे हो तो फॉरवर्ड जाना है और विच एवर इज हायर लेना है। अगर एल फाइंड कर रहे हो तो बैक आना है, विच एवर इज लोअर लेना है, तब जब मर्जिंग या बस्टिंग इवेंट वाला इशू है, अदरवाइज तो कोई जरूरत नहीं। वैसा तो ये हमने देखा। अब ये आ गया ना, उसके बाद ये कॉलम बहुत इजीली फिलअप हो जाएगा। कैसे? E1 प्लस ड्यूरेशन, खाली प्लस करना है, सीधा यहाँ से प्लस करते जाओ और कुछ नहीं करना है। तो ये आ गया 2, ये आ गया 10, 12, 16,
13। थोड़ा फ्लो में फास्ट नहीं जाने का, फिर एक आध गलत कर दिया तो बेसिक मैथ्स के चक्कर में फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? ओके, अब है LFT। अब देखो LFT में थोड़ा नंबरिंग में मैं चेंज कर रहा हूँ, बाकी जो बताया उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक जो अपन ने देखा ना, ये वाला पार्ट ड्राइंग खराब है, हाँ माइनस करना पड़ेगा। हमने ना EST और LFT ढूंढा है, तो EST को नाम दिया EI, LFT को नाम देंगे LI, और यहाँ से रिवर्स जाना पड़ेगा। फिनिश पॉइंट से ड्यूरेशन माइनस करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा वैसा, तो इसको अपने लिखेंगे LI माइनस ड्यूरेशन। तो अपने को ये लिखना है, गलती से आपने ये लिख दिया तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। तो जो आपने वो L फाइंड किया था वो यहाँ पे आने वाला है वैसा है। अब वो भी देख लेते हैं। अब देखो एक बार टैली कर लेते हैं उसको भी। एक्टिविटी है आपकी 0 1, एक्टिविटी 0 1, तो उसमें LFT की वैल्यू कौन सी लिखोगे? राइट साइड वाली, 0 1 में 1 वाली, हाँ 2 ये वाली आएगी। देखो ये है ना एक्टिविटी, सिंपल रखो यहीं पे, एक्टिविटी ये है। जब आप EST लिख रहे हो ना तो ये वाला पॉइंट देखना है, और जब LFT लिख रहे हो तो ये वाला पॉइंट देखना है। ठीक है, चलेगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। अब देखो आपकी एक्टिविटी है 1 2, तो 1 2 में L की वैल्यू क्या थी? 16, तो वो मिल रही है, हाँ 16। ठीक है, तो ये आ गई 16। अब बात समझ आई? 1 3, तो 3 वाली इवेंट पे देखो L की वैल्यू कितनी है? 12। ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसे आप पूरा टेबल फटाफट फिलअप कर सकते हो। 2 4 22, फिर उसके बाद 2 5 25, फिर 3 4 4 आया मतलब 22 आएगा ना वापस। 3 6 6 पे है 19, ओके 4 7, देखो 7 में तो सब में 27 ही आने वाला है। अब बात समझ आ गई? तो देखो ये कॉलम जो है फिलअप करना अब इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब जैसे ही ये आ गया, ये मिल जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम ड्यूरेशन के बाद ही आने वाला है, तो इसमें से आपको ड्यूरेशन लेस करना है, ये वाला पार्ट। तो ये 0 हो गया, 8, आगे सारी ड्यूरेशन पता चल गया, ये पॉइंट है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्लैक ऑफ द टेल इवेंट, टेल स्लैक। अब ये कैसे मिलेगा वो भी देख लो। पहले तो एक्टिविटी देख लो 0 1, एक्टिविटी 0 1 में टेल कौन सा और हेड कौन सा है? टेल मतलब 0, हेड मतलब 1, यही बात हुई थी। अब बोला वो जो टेल इवेंट है उस पे आपके पास स्लैक कितना अवेलेबल है, वो कैसे फाइंड आउट करना है वो भी बता देता हूँ। इनके नोटेशन एक बार खाली टैली कर लो। चलो 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 कंटिन्यू करते हैं। हाँ ध्यान दो, अब जो टेल स्लैक है, टेल स्लैक वाला भी सिंपल ही है, कल एक बार वो रिकॉल कर रहा है। टेल स्लैक और हेड स्लैक आपको कैसे देखना है। कोई भी एक्टिविटी आप देख रहे हो 0 1, तो उसमें टेल आपको पता है जो फर्स्ट वाला इवेंट है वो, और हेड जो है वो राइट वाला इवेंट है वो। अब इसमें जो आपने E और L की वैल्यूज फाइंड आउट की थी ना, ये वाली, जैसे एक्टिविटी है 0 1, तो इसका टेल कौन सा हुआ? इवेंट 0। तो इवेंट 0 पे जो दो वैल्यूज लिखी है आप सिंपल उसका डिफरेंस ले लो, दैट इज टेल स्लैक, कि भाई कुछ बफर मार्जिन है या नहीं। और एक्टिविटी 0 1 में हेड कौन सा है? 1, तो आप इसका डिफरेंस ले लो, दैट इज हेड स्लैक। इतना सिंपल है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोई भी एक्टिविटी उठा लो, एक्टिविटी मान लो 2 4, 2 4 में टेल कौन सा हुआ? 2, तो इसके ऊपर जो वैल्यूज दे रखी है उसका डिफरेंस, तो दिस 16 माइनस 10, तो 6 की वैल्यू जो है वो टेल स्लैक। 2 और 4 में ये है हेड, इन दोनों का डिफरेंस अगेन 6, दैट इज हेड स्लैक। समझ आ गया? तो ये भी अपने फिलअप कर सकते हैं। चलो अब देख लेते हैं, फटाफट फिलअप हो जाएगा। टेल स्लैक निकालना है आपको, एक्टिविटी है 0 1, तो 0 के ऊपर जो E और L की वैल्यूज है ना उसका डिफरेंस, मतलब EST और LFT का डिफरेंस, सॉरी वैसे मतलब ये इसमें से देख लो जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया, दोनों 0 0 थे, तो टेल स्लैक कितना आएगा? 0। अब अगर 0 1 में आपको हेड स्लैक भी साथ में निकालना हो तो आप 1 वाला पॉइंट देखो, उस पे E और L की वैल्यूज कितनी है? 2 और 2, डिफरेंस कितना? 0। समझ आ गया? वैसे ही 1 और 2 में भी फिलअप करना है। 1 पे देख लो, 1 वाले पे टेल स्लैक 0 ही आएगा, 1 3 में यहाँ पे भी 0 ही आएगा। 2 4 देख लो, 2 पे है 10 और 16, 6, वापस 6। 3 पे देख लो 0, और यहाँ पे भी 3 6 में भी 0। 4 पे 6, 5 पे
12 और 6 पे 0। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दो, जो क्रिटिकल पाथ वाले इवेंट्स है ना, सब पे 0 आ रहा है, क्योंकि क्रिटिकल पाथ पे स्लैक होता ही नहीं है, उस पे बफर के कहाँ जगह होती है। बात समझ आ रही है? देखो जो कंसेप्ट है वो रिलेट हो रहा है वैसा है, तो जो आपको मैं चीजें बता रहा हूँ वो वहां पे मैच होंगी। अब हेड स्लैक पे देख लो, यहाँ पे है 1 2, तो 2 पे क्या था 6, वैसे ही 1 3, 3 पे क्या था 0, आ गया ना, वो इवेंट बफर वाला नहीं है यहाँ पे। 4 पे है 6, 5 पे है 12, फिर 4 पे है 6, फिर 6 पे है 0 क्रिटिकल पाथ, फिर 7 पे 0, 8 पे 0, सॉरी 7 पे तीनों पे 0, 4 4 7 5 7 6 7 सब पे 0, पता चला। तो देखो जितने आपको क्रिटिकल पाथ वाले इवेंट्स दिखेंगे उस पे सब पे स्लैक आ रहा है 0, और जो बाकी के इवेंट्स है ना उसमें कुछ ना कुछ स्लैक है आपके पास, मतलब वो इवेंट थोड़ा बहुत देर से भी अगर कंप्लीट हुआ ना तो शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो डिले नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जो आगे फ्लोट, लास्ट पार्ट हो गया इसका, क्या फ्लोट फाइंड आउट करना है। तो एक इन्होंने बोला टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। आपके पास दो ऑप्शन है, LST माइनस EST, एक ये फॉर्मूला या फिर LFT माइनस EFT, ये फॉर्मूला, दैट इज टोटल फ्लोट। LST मतलब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, है ना, लेट में लेट वही सुबह 6:40 को, कि तब तक होमवर्क शुरू नहीं किया 7 बजे खत्म नहीं होगा। और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मतलब घर पे आते ही तुरंत होमवर्क करने बैठ गए। अब ये जो आपके पास मार्जिन है, देखो होमवर्क 1 घंटे का है और सुबह 6 बजे लेके बैठो तो भी 7 बजे खत्म हो जाएगा। आप अगर घर आते ही शाम को 6 बजे लेके बैठ जाओ तो शाम को ही 7 बजे खत्म हो जाएगा। तो आप कितना डिले कर सकते हो? शाम को 6 बजे लेके बैठ जाते तो भी सही था, और अगर सुबह 6 बजे तक उसको डिले करोगे तो भी ठीक है। तो मैक्सिमम 12 घंटे डिले करने का आपके पास मार्जिन है, ठीक है। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द टोटल फ्लोट अवेलेबल, मैक्सिमम फ्लोट अवेलेबल, वैसा हो गया। अब यही चीज अगर आप EFT LFT लेके कंपेयर करोगे तो ये बात सेम ही है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, उसमें गैप वही रहने वाला है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में भी गैप वही रहने वाला है। तो कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी, जैसे स्कूल से आ गए होमवर्क करने बैठना है, तो जल्दी जल्दी कब बैठ सकते हो भाई? आएंगे, खाना खाएंगे, चेंज करेंगे, फ्रेश होकर बैठेंगे, 6 तो बज ही जाएंगे, उससे पहले नहीं स्टार्ट हो पाएगा। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है 6 PM इन द इवनिंग। बोले लेट में लेट स्टार्ट करना हो तो भाई होमवर्क करने का टाइम कितना चाहिए? 1 घंटा तो लगेगा। तो सुबह 7 बजे अगर घर से निकलना है तो लेट में लेट सुबह 6 बजे तो बैठना ही पड़ेगा। तो अर्लीस्ट मैं शाम को 6 बजे होमवर्क करने बैठ जाऊं, उससे पहले पॉसिबल नहीं, और लेट में लेट मुझे सुबह 6 बजे बैठना ही पड़ेगा, उससे लेट पॉसिबल नहीं। तो आप कितना अपने काम को डिले कर सकते हो? 12 घंटे। शाम के 6 के बदले सुबह 6 बजे बैठो, 12 घंटे का टाइम हो गया। तो दैट इज द डिले या टोटल फ्लोट अवेलेबल, कि 12 घंटे का मार्जिन है। अब आपको बीच में जब बैठना है बैठो, आपका काम हो जाएगा, पर 6 बजे के बदले सुबह 6:15 हो गया तो होमवर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का जो गैप है दैट इज द मैक्सिमम फ्लोट अवेलेबल, उसको बोलते हैं टोटल फ्लोट। तो मैं मीनिंग आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ साथ ही समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी, तो करना क्या है? सीधा इनका डिफरेंस लेना है, जो वैल्यू आएगी वो रखते जाओ। 8 - 2 6। अब बता दो वैल्यूज। 6 मैं नहीं देख रहा, आप ही बताना। सही जा रहा है ना? हाँ हाँ देख। अब देख रहे हो, आपको जहां जहां फ्लोट अवेलेबल है, कोई भी ऐसा है जहाँ क्रिटिकल पाथ पे फ्लोट अवेलेबल हो? क्रिटिकल पाथ था कौन सा? 0 1 3 6 7 था ना? ये 0 1 3, देख लो इस पे आपके पास फ्लोट अवेलेबल होगा ही नहीं। ये टोटल फ्लोट 0, फिर 1 3 पे भी टोटल फ्लोट 0, 3 6 पे भी टोटल फ्लोट 0, और 6 7 पे भी टोटल फ्लोट 0। हो ही नहीं सकता ना। क्रिटिकल पाथ पे फ्लोट आ गया तो फिर वो क्रिटिकल पाथ कैसे हुआ? बात समझ आई? देखो क्रिटिकल पाथ पे कहीं पे भी आपके पास फ्लोट अवेलेबल नहीं है। अच्छा बाकी के पाथ देख लो, सब पे फ्लोट अवेलेबल है, तभी तो क्रिटिकल नहीं है। उन एक्टिविटीज में, जैसे एक्टिविटी 1 2 है ना, इसमें आपके पास 6 दिन का टोटल फ्लोट अवेलेबल है, तो आप वो एक्टिविटी उतनी डिले कर सकते हो, मैक्सिमम 6 दिन तक आप डिले कर सकते हो, वो ऑप्शन है। बात समझ आई? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये कॉलम भी आपका फिलअप हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना दैट इज फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला है टोटल फ्लोट माइनस हेड स्लैक। सब टेबल में ही है, बाहर कहीं नहीं जाना। टोटल फ्लोट ये मैक्सिमम फ्लोट है, इसमें से फ्री फ्लोट जो है उसमें बोला है हेड स्लैक हटा दो। हेड स्लैक वाला पार्ट मतलब अगली एक्टिविटी को डिस्टर्ब किए बिना आप एक एक्टिविटी में कितना डिले करोगे तो चलेगा। हेड स्लैक कौन सा होता है? कोई भी एक्टिविटी, उसमें हेड मतलब राइट वाला पार्ट, तो अगली एक्टिविटी को डिले किए बिना आप पिछली एक्टिविटी में कितना मार्जिन ले सकते हो उसको बोलेंगे फ्री फ्लोट।
समझ आए? तो ये फ्री फ्लोट का कॉलम जो है फिलअप करने के लिए टोटल फ्लोट में से आपको ये हेड स्लैग माइनस करना है, बस माइनस करते जाओ, आपकी वैल्यूज आती जाएगी। तो ये जो एक्टिविटी है ना आपकी, दिस इज 3-4, ये एक्टिविटी, इसमें आपके पास एक दिन का मार्जिन है। यू कैन डिले द एक्टिविटी 3-4 बाई 1 डे विदाउट डिस्टर्बिंग द नेक्स्ट एक्टिविटी, जो 4 से शुरू हो रही है 4-7। अगर आपने इसको एक दिन से ज्यादा डिले कर दिया तो आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी पे असर हो जाएगा 4-7 पे। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्री फ्लोट, समझ आए? और अब तीसरा पार्ट बचा है, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्लोट। मैंने बोला इंडिपेंडेंट फ्लोट वो है जो पीछे वाली एक्टिविटी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और आगे वाली को भी नहीं करेगा। तो देखो, टोटल फ्लोट से फ्री फ्लोट पे आते आते आपने हेड स्लैग को तो छेड़ना बंद कर दिया था कि इसको तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब इंडिपेंडेंट फ्लोट पे जाने के लिए बोल रहे हैं कि फ्री फ्लोट में से टेल स्लैग भी माइनस कर दो, पीछे वाला, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट में एकदम कम मार्जिन बचेगा। तो अब देख लो, इसी में से आपको टेल स्लैग माइनस करना है। यहां तक तो आ ही गए थे, 0, मोस्टली सब 0-0 ही आता है। 6 आ रहा है, -6 आ रहा है, 0 -6। अब फ्लोट नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो कहीं अगर नेगेटिव आता भी है ना तो अपन उसको 0 ही लिखते हैं, मिनिमम तो 0 ही हो सकता है ना। बफर मार्जिन नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो जहां जहां माइनस आता है वो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाता है। 1 0 0, समझ आया? देखो ये एक ही आया, सेम एक्टिविटी 3-4 जो आपकी एक्टिविटी है, क्या होगा 3-4 कहाँ पे? ये रही 3-4। ये एक्टिविटी में आपके पास एक दिन का मार्जिन है। एक दिन आप यहाँ पे ब्रेक ले भी लो ना, इसकी पीछे वाली एक्टिविटी को प्रॉब्लम होगा ना इसके बाद वाली को, काम चलता रहेगा। सिर्फ इसी में आपको एक इंडिपेंडेंट फ्लोट मिला है, बाकी किसी में भी इंडिपेंडेंट फ्लोट नहीं है। कुछ ना कुछ तो फिर आगे पीछे कोई तो डिस्टर्ब होगा वैसा। तो ये फाइनल कैलकुलेशन जो है यहाँ पे इसका कंप्लीट हुआ कि भाई फ्लोट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब कुछ बात समझ आई? देखो एक बार में इतना याद नहीं होगा, इतना बड़ा सम आएगा भी नहीं, बट धीरे धीरे बात तो समझ आई कर क्या रहे हैं, मालूम पड़ा। अब ये चीजें किनको काम आती है? जो कंस्ट्रक्शन लाइन में है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्शन लाइन में है, फैक्ट्री मैनेज कर रहे हैं, ऑपरेशंस मैनेज कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट बनाने में 50 प्रोसेस लगते हैं, कौन सा पहले करूं, कौन सा बाद में करूं, किसमें कितने दिन लगेंगे, और ये सब कैलकुलेशंस होते हैं, तभी एक फैक्ट्री टाइम पे चलती है। ऐसा रैंडमली काम करोगे ना, सब मिक्सअप हो जाएगा। तो बोले कुछ समझ नहीं आ रही मेरे को, क्या चल रहा है क्या नहीं, फैक्ट्री पूरी हवा में चल रही है। कंस्ट्रक्शन का काम जो 2-2 साल प्रोजेक्ट चलते हैं बिल्डिंग के, वो आप ऐसे कैलकुलेशन के बिना करते जाओगे, इसलिए फिर होता है ना वो बिल्डरों के प्रोजेक्ट डिले होते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे होते नहीं, ये सब लगाते नहीं है। अब जो कैलकुलेशन करता है आर्किटेक्ट, उसको समझ में आती है, जो इंजीनियर है वहाँ पे उसको ये सब गिनना पड़ेगा ना कि यार ये एक्टिविटी मुझे इतने दिन में करवानी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो 1 साल के बाद बिल्डिंग कंप्लीट करके दूंगा कैसे? क्योंकि जो काम जितना टाइम लेने वाला है उसको लास्ट में मैं फटाफट करके दे दूंगा, वो होने वाला नहीं है। तो ये कैलकुलेशन पहले से करनी पड़ती है। वैसे तो है काफी रियलिस्टिक, लेकिन फर्स्ट टाइम करोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। 2-3 सम करने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, कहाँ से कहाँ जाना है एटलीस्ट एग्जाम लेवल पे तो समझ आ रही है, बोलो मालूम पड़ा। तो ये करवाने का ऑब्जेक्टिव एग्जाम ओरिएंटेड कम था, खाली आपको टॉपिक समझाना था कि बुक में अगर दिया हुआ है तो एग्जैक्टली क्या चल रहा है मालूम पड़े। अब बोलो कुछ पता चला? तो ये पूरा टॉपिक अब कंप्लीट हुआ कि इस तरीके से सारी कैलकुलेशंस होती है। अब आपको स्लैग समझ आया होगा, फ्लोट समझ आया होगा, फ्लोट के 3 टाइप पता चले होंगे, टोटल फ्लोट, मैक्सिमम, फ्री फ्लोट अगले वाले को डिस्टर्ब किए बिना, इंडिपेंडेंट आगे पीछे किसी को डिस्टर्ब किए बिना। इंडिपेंडेंट बेचारा एकदम बहुत ज्यादा ऐसे संभाल के चलता है कि मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना इधर वाले को ना उधर वाले को, ठीक है। जो फ्री फ्लोट वाला है वो बोले आगे वाले को परेशानी नहीं होनी चाहिए, पीछे वाले को हो सकती है, समझ आ रहा है। और टोटल फ्लोट में तो मैक्सिमम कि इतना अपन वेरिएशन कर सकते हैं, इससे ज्यादा किया तो क्रिटिकल पाथ बढ़ जाएगा। टोटल फ्लोट में अगर कहीं पे आपको 6 दिन का मार्जिन मिला है, आपने 7 दिन का डिले कर दिया ना, तो आपका क्रिटिकल पाथ जो 27 डेज का है ना, वो 28 का हो जाएगा। ये उसका मतलब। अब समझ आ रहा है, पूरा क्लियर हुआ। सीपीएम में इतनी चीजें हैं, दिस इज क्रिटिकल पाथ मेथड, इसमें पूरा आपका टॉपिक कवर हो गया कि सीपीएम क्या होता है। अब ये सिर्फ सीपीएम कवर हुआ है, पर्ट अलग चीज है। हाँ, ये सिर्फ सीपीएम कवर हुआ है, पर्ट अलग चीज है। अब देख रहे हो इन्होंने दिया कितना है कितना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, दिया कितना है कितना फर्क मालूम पड़ रहा है। अब आप बुक में जो थियरी है ना सारी पढ़ के देख लो मॉड्यूल में, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा वहां पे, हार्डली उन्होंने कुछ दिया है। टॉपिक रखने वाले को मालूम नहीं पड़ा क्या रखना है, बट उसको इंक्लूड करना था, तो थोड़ा बहुत समराइज करके इधर उधर दे दिया, जबकि उसमें से आपको ये सारा कंसेप्ट मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं उसके अंदर, तो कोई क्या पढ़ाएगा वहां से। तो कोई मॉड्यूल में से भी पढ़ाने बैठेगा ना, ये टॉपिक नहीं समझा पाएगा वैसा। इसके लिए फिर वो सीए फाइनल का एक्सपर्टीज चाहिए, जो लकीली मेरे पास है तो आपको बता पा रहा हूँ। ये बात समझ आ गई। अब देखो जो पर्ट वाला टॉपिक है
उसमें भी सम्स होते हैं, लेकिन वो लेवल तक तो ये लोग जा ही नहीं रहे, यहीं तक नहीं जा रहे। तो पर्ट का मैं आपको खाली बेसिक बता देता हूँ कि होता क्या, कंसेप्ट बता देता हूँ, कैलकुलेशन पे अपने नहीं जाएंगे। उसके लिए अपना गूगल बाबा है, वही काफी। जेमिनाई, बेस्ट इनोवेशन इज जेमिनाई। देखो ये सब क्रिटिकल पाथ, अब तो आपको ऐसे एकदम रिलेटेबल लग रहा होगा कि हाँ भाई पता है क्या होता है ये, है ना। ये सब क्रिटिकल पाथ दे रखे हैं, नेटवर्क डायग्राम, ये देखो, ये ऐसा टेम्पलेट। ये देखो, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, सब देखा ना अपन ने। सिर्फ समरी बता रहा हूँ, आई थिंक उतना भी इनफ हो जाएगा आपके लिए। सीपीएम पढ़ने के बाद तो बोलो बहुत हो गया, देख लो फुल फॉर्म देख लो इसका भी, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, दैट इज पर्ट। अब सीपीएम का एडवांस्ड वर्जन है, ये सीपीएम से कनेक्टेड है, सीपीएम का बेस पता होगा तो ये बात समझ आएगी। वैसा है, अब ये जो नेटवर्क डायग्राम अपन ने बनाया, ड्यूरेशन कैलकुलेट किया, ये सब कुछ इतना सर्टन होता है जितना लिखा था। एक्टिविटी 1 2 6 दिन में हो जाएगी, हो ही जाएगी। कभी वर्कर से काम कराओ, मालूम पड़ेगा 6 दिन में कुछ भी नहीं होगा। 6 दिन बोलेगा ना, 20 दिन लगाएगा, वो जो करना है वो कर लो, वो काम उनका वैसे चलता है। तो इसमें ना एक अनसर्टनिटी का जो एलिमेंट है ना, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। उसमें फिर वो आ जाता है कि कोई भी काम मुझे करवाना है, देखो लैंग्वेज से बता देता हूँ। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग प्रोजेक्ट टास्क बाय क्रिएटिंग अ नेटवर्क डायग्राम, जो भी बनाया था अपन ने, दैट शोज द सीक्वेंस एंड डिपेंडेंसीज ऑफ द एक्टिविटीज। वो पार्ट भी हो गया। इट अकाउंट्स फॉर अनसर्टेनिटी इन द टास्क ड्यूरेशन बाय यूजिंग 3 एस्टिमेट्स। ये अपन ने नहीं किया था। पर्ट में फिर ये होता है, अनसर्टेनिटी को अपन यहाँ पे और रियलिस्टिक बना रहे हैं नेटवर्क डायग्राम को, कि जो जो ड्यूरेशन लिखी थी उसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट रियल लाइफ में होता है। तो पर्ट ये बोलता है कि जो अनसर्टेनिटीज हैं उसके साथ भी तो डील करना पड़ेगा। सीपीएम तो बहुत आइडियल चल रहा है कि 10 दिन में बोला है तो 10 दिन में काम हो जाएगा, 3 दिन में बोला है 3 दिन में काम हो जाएगा, 1 दिन का फ्री फ्लोट अलाउ किया तो 1 दिन छुट्टी ले लेंगे तो काम चल जाएगा। रियलिस्टिक काम ऐसे होते नहीं है। तो पर्ट बोलता है नहीं, थोड़ा इसको रियल लाइफ के हिसाब से देखो। ये ऐसा बोल रहा है कि कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए जो ड्यूरेशन लगती है ना, उसको अपन 3 कैटेगरी में बांटेंगे, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक। अब ये जनरल वर्ड्स तो आपने सुने होंगे। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, आशावादी, ठीक है, कि जो मैं सोच रहा हूँ सब अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो भाई वो वर्कर ने बोला सर 3 दिन में काम कर दूंगा, 3 दिन में कर ही देगा, ये ऑप्टिमिज्म। अनरियलिस्टिक, ठीक है, वैसा है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है कि आपको लग रहा है नहीं सब अच्छा है, लेकिन पेसिमिज्म का मतलब ये बोल रहा है ये 10 दिन में भी काम पूरा नहीं करेगा। अरे तू कितनी नेगेटिव बात करता है, बोल रहा है 3 दिन में, और वो खाली बोलता है नहीं करेगा 3 दिन में, तो बात मान मेरी। तो जहाँ पे आप नेगेटिव सोच रहे हो ना, वर्स्ट केस सिनारियो, वर्स्ट आउटकम, वो पेसिमिज्म हो गया, और बेस्ट आउटकम मतलब ऑप्टिमिज्म हो गया। हाँ, वो वर्स्ट केस सिनारियो लेके चला कि इससे बुरा तो कुछ बचा ही नहीं है। मैंने अपनी इमेजिनेशन में बाकी नहीं छोड़ा, इससे बुरा तो क्या ही होगा, अब जो होगा इससे अच्छा ही होगा। हाँ, ऐसा है। हाँ, वो अप्रोच है। अब देखो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये डिफरेंस आता है ना, तो इसलिए तो ये सारी चीजों को यहाँ देख रहे हैं। ऑप्टिमिज्म का मतलब बेस्ट सिनारियो, पेसिमिज्म का मतलब वर्स्ट सिनारियो, और एक होगा उसका एवरेज। अपन एवरेज में चल रहे 50-50 कि सर वो बोल रहा है 3 दिन में काम खत्म कर दूंगा, बुरे से बुरा 10 दिन में तो कोई भी हद में हो ही जाएगा। चल अपन मान के चलते 5 दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा, 2-3 दिन का मार्जिन ले लेते हैं, बट 10 दिन का कैलकुलेशन रखना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इतना भी नेगेटिव सोचना ठीक नहीं। तो इन दोनों के बीच में कुछ आएगा मोस्ट लाइकली। अब पर्ट जो टेक्निक है उसमें वो लोग ये प्रोबेबिलिटीज का यूज करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, अपन वो कैश फ्लो में डिसीजन ट्री में भी तो ये कर रहे थे कि अगर बुरे से बुरा हुआ तो एनपीवी इतना जाएगा, सबसे बेस्ट आउटकम आया तो एनपीवी इतना आएगा, एक्सपेक्टेड एनपीवी एवरेज करके देख लेते हैं मोस्ट लाइकली क्या होगा। तो पर्ट टेक्निक ना फिर एक लेवल आगे जाती है आफ्टर सीपीएम। तो सीपीएम गिनोगे तभी उसके ऊपर जा सकते हैं। टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम, वेटेड एवरेज ऑफ दीज 3, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक, वैसा होता है। बोला ये कहाँ यूजफुल होते हैं? फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स विद अनसर्टेन टाइमलाइंस लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इसमें तो ये सब होने ही वाला है, बात समझ आ गई? तो दिस इज बेसिकली पर्ट। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक आपको जरूरत पड़ेगी। ये रहा, ये सब कुछ है। कैलकुलेशन करना, देखो फॉर्मूला देख लो, एक्सपेक्टेड टाइम। अभी क्या बोला था? वेटेड एवरेज। ऑप्टिमिस्टिक को इन्होंने 1 वेट दिया, पेसिमिस्टिक को इन्होंने 1 वेट दिया, मोस्ट लाइकली को 4 टाइम्स वेट दिया। क्यों ऐसा? क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना 3 से 10 दिन का टाइम लगेगा,
तो 3 दिन में कर देगा इसकी प्रोबेबिलिटी वीक होती है, और 10 दिन तक खींचेगा इसकी प्रोबेबिलिटी भी वीक होती है। कुछ बीच का ही रास्ता निकलेगा ना, 5 डेज 6 डेज। तो बोला वेटेड एवरेज में ना इसको ज्यादा वेट दो, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, इसको कम वेट दिया। अब ये 4 वो लोग अपने फॉर्मूला से लाए, ऐसा कोई और रूल है नहीं, ये 4 के बदले 3 भी वेट ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे। तो इसको 1 वेट दिया, इसको 1 वेट दिया, इसको 4 टाइम्स वेट दिया, और फिर क्योंकि 1 + 4 + 1 वेटेड एवरेज तो 6 आया। ऐसे करके एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं। बाकी सारा देखो कैलकुलेशन वही है इसमें जो अपन ने अभी सीपीएम में देखा, नेटवर्क डायग्राम, एरोज बनाए थे ना, नोड्स बनाए थे, टाइम एस्टिमेट्स, उसमें ये एवरेज कर दिया, एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिया, क्रिटिकल पाथ, इसमें फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन भी ऐड हो जाता है। ये सब चीजें होती है, और ये कुछ चीजें हैं जो करने में ये PERT एनालिसिस काम आता है। प्लानिंग, शेड्यूलिंग, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन उसमें। क्योंकि पता है क्या होता है, जब अलग अलग लोगों से काम कराते हैं ना, तो एक के बाद दूसरे को बुलाना है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि वो ड्रिलिंग का काम होगा तो फैब्रिकेशन वाले को बुलाऊंगा। अब ड्रिलिंग वाले ने बोला सर 5 दिन में काम कर दूंगा, मैंने फैब्रिकेशन वाले को 6ठे दिन सुबह बुला लिया, ड्रिलिंग का काम हुआ ही नहीं है। वो बोला सर 3 दिन और लगेंगे, लेट हो गया। अब ये आके बैठा है और उसने काम कंप्लीट नहीं किया। पता है क्या होता है, वो गालियां अपने को देता है, बोला आपने आज बुला लिया मेरे को, इसका तो काम अभी तक हुआ नहीं है, अब मैं कैसे काम शुरू करूं, मेरा दिन वेस्ट हो गया, अब मैं तो आज के पैसे लूंगा, अब उसको आज की दिहाड़ी दूंगा मैं, तो मेरा तो नुकसान हो गया। अब मैं बैठा हुआ हूँ कि अब कल उसको बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं, कल डर के मारे उसको नहीं बुलाया। ये भाई ने ना ओवरनाइट करके काम खत्म कर दिया, अब सुबह करके बैठा है, सर मेरा हो गया, आप बुला लो उसको। अब मैं उसको फोन कर रहा हूँ, भाई तू आजा। अरे सर ऐसे थोड़ी होता है, दूसरी साइड पे काम होता है, आपने बोला ही नहीं, मेरे बंदे दूसरी तरफ चलेंगे, अब कल आएंगे, अब बैठे रहो। अब 1 दिन का नुकसान, मेरा प्रोजेक्ट डिले हो गया। ये जो मैनेजमेंट करना होता है ना, वो सारा फिर अनसर्टेनिटी, शेड्यूलिंग, प्लानिंग आ जाता है। एकदम रियल केस सिनेरियो है, सीपीएम PERT और ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है, बोलो, पूछना है कुछ? सम सॉल्व करने तो बता देना, बहुत सारे मेथड्स। एग्जाम की बात कर लेना, उसमें क्या है।